समर को वही ढेर करने के बाद प्रतीक पार्थी को लेकर निकल गया। कुछ देर पहले जो कुछ भी हुआ उससे पार्थी बहुत घबरा गई थी। जहाँ प्रतीक का ध्यान ड्राइव करने पर था, वही पार्थी खाली निगाहों से बाहर का नजारा देख रही थी। मगर जिस तरह उसने अपनी ड्रेस को अपनी मुट्ठियों में भींच रखा था, उससे पता चल रहा था कि वो अभी भी डरी हुई थी। प्रतीक ने कार की स्पीड कम की, पार्थी का हाथ अपने हाथ में लिया और पूछा, इतनी परेशान क्यों हो? अब तो तुम बिल्कुल सेफ हो ना, और मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, तो फिर ये डर कैसा? पार्थी ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ ठीक होकर भी कुछ ठीक नहीं है। हमारी जिंदगी नॉर्मल क्यों नहीं हो सकती प्रतीक? ये मुसीबतें हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ती? एक पल ऐसा लगता है जैसे सब कुछ बहुत अच्छा है, मगर अगले ही पल कोई नई परेशानी सामने आ जाती है। आखिर ये सब कब तक चलने वाला है? प्रतीक ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं नहीं जानता कि ये सब कब तक चलेगा या आगे हमें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, मगर मैं इतना जरूर जानता हूँ कि जब तक हम दोनों साथ हैं, तब तक हम मिलकर हर एक परेशानी का सामना करेंगे, और मेरे होते हुए कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिलहाल तुम सब कुछ भूल जाओ और मुझ पर ध्यान दो, क्योंकि अगर हम हर पल यूं ही डरते रहे तो कुछ भी एंजॉय नहीं कर पाएंगे। पार्थी ने हाँ में सिर हिलाया और प्रतीक के कहने पर सब कुछ भूलने की कोशिश करने लगी। जब उसका मूड थोड़ा नॉर्मल हुआ तो उसने पाया कि प्रतीक ने कार रोक दी थी। इधर उधर देखने पर पता चला कि वो लोग बीच पर थे। सामने यॉच भी रेडी खड़ी थी, जो ये इशारा कर रही थी कि तैयारी प्राइवेट आइलैंड जाने की थी। समंदर से उठ रही तेज हवाओं में पार्थी के बाल उड़ रहे थे। उसने प्रतीक से पूछा, तुमने ये सब कब प्लान किया? प्रतीक ने जवाब दिया, पिछले कुछ दिनों से हमने साथ में टाइम स्पेंड नहीं किया। काम के चक्कर में मैंने तुम्हें बहुत नेग्लेक्ट किया, और तुम कोई शिकायत किए बिना मुझे सपोर्ट करती रही। इसलिए मैंने सोचा कि बदले में तुम ये सरप्राइज डिजर्व करती हो। बस इसलिए पिछले कुछ दिनों से यही तैयारी चल रही थी। मैं तुम्हें यहाँ कल लेकर आने वाला था, मगर आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद मुझे प्लान चेंज करना पड़ा। खैर, जो हुआ अच्छा ही हुआ ना, एक प्रॉब्लम तो मैंने खत्म कर ही दी। ये सुनकर पार्थी एक बार फिर घबरा गई और उसने प्रतीक के हाथ पर अपनी पकड़ कस ली। प्रतीक ने प्यार से उसके बालों को सहलाया और कहा, डोंट वरी, अब तो मैंने उसे तंग करने लायक ही नहीं छोड़ा। उसका चैप्टर क्लोज हो चुका है, तो तुम भूल जाओ उसे और एंजॉय करो। पार्थी ने इत्मीनान की सांस ली और प्रतीक के गले लग गई। कुछ देर तक पार्थी को यूं ही सीने से लगाए रखने के बाद प्रतीक ने उसका हाथ थामा और उसे यॉच पर ले गया। यॉच पर एक नए शख्स को देख पार्थी ने पूछा, ये कौन है? तो प्रतीक ने हैरी से उसकी मुलाकात करवाई। हैरी, ये है तुम्हारी नई मैडम पार्थी। मुझसे पहले तुम्हें इनके ऑर्डर मानने होंगे। इतना कहकर प्रतीक मुस्कुरा दिया। हैरी भी धीरे से मुस्कुराया और बोला, हेलो मैम। पार्थी ने भी सिर हिलाकर जवाब दिया। फिर दोनों यॉच में अंदर चले गए। थोड़ी देर में दोनों अपने प्राइवेट आइलैंड पर पहुंच चुके थे। इस आइलैंड पर प्रतीक ने खूबसूरत हॉलिडे होम बनाया हुआ था। पार्थी को सरप्राइज देने के लिए प्रतीक ने पूरा रूम एरोमेटिक कैंडल से सजवा रखा था, जो उनके इंतजार में पहले ही रोशन हो चुकी थी। पार्थी ने जैसे ही रूम में कदम रखा, उसका स्वागत रेड कारपेट की तरह रूम में बिछी गुलाब की पंखुड़ियों से हुआ। पार्थी ने प्रतीक के सीने पर सिर रखकर कहा, इट्स ब्यूटीफुल, थैंक यू प्रतीक। प्रतीक ने पार्थी के बालों को सहलाया और फिर उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। दोनों बहुत देर तक यूं ही एक दूसरे के प्यार में डूबे रहे। आखिर उन्हें कई दिनों बाद ऐसे सुकून के पल जो मिले थे। उस रात दोनों बहुत चैन की नींद सोए। सुबह हुई तो प्रतीक और पार्थी निकलने की तैयारी करने लगे। यॉच पर जाते हुए पार्थी ने कहा, कितना अच्छा हो प्रतीक कि अब हम पर कोई नई मुश्किल ना आए। प्रतीक ने कुछ नहीं कहा, बस हंस दिया। प्रतीक ये जानता था कि सिंघानिया की दगाबाजी पर उसके ओपोनेंट्स जरूर कुछ एक्शन लेंगे। उसे अलर्ट रहना ही होगा। वो गलत भी नहीं था। प्रतीक और पार्थी शहर पहुंच भी नहीं सके थे कि सिंघानिया का फोन आया। वो बहुत घबराया हुआ था। सर, मेरे पास मेनन ग्रुप से फोन आया था। अभी वो सिंघानिया से भी बड़ा ग्रुप है। उन्होंने धमकी दी है मुझे कि नहीं छोड़ेंगे। प्रतीक भी मेनन ग्रुप की ताकत से अनजान नहीं था। उसने कहा, तुम उनका सामना करने के लिए तैयार रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। घर पहुंचकर प्रतीक और पार्थी ने एक और दिन का रेस्ट लिया। अगले दिन पार्थी ने अपने ऑफिस जाना शुरू कर दिया।
प्रतीक भी एक बड़े प्रोग्राम के लिए घर से रवाना हो गया। बंसल ग्रुप और अलायंस ग्रुप ने मिलकर वर्ल्ड सिटी प्रोजेक्ट प्लान किया था, जिसके अनाउंसमेंट के लिए एक ग्रैंड बिजनेस इवेंट रखा गया था। दो बड़े बिजनेस ग्रुप के इस बड़े वेंचर इवेंट में शहर की सारी बड़ी बिजनेस खुद को मैं कर दूंगा तुझको समर्पण, मैं तेरा आंसू हूँ तू मेरा दर्पण, तेरे ही होने से मेरी ये सारी जिंदगी सजी है, लगी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे। फैमिली के लोग मौजूद थे। सिंघानिया और राघव दोनों इस इवेंट को होस्ट कर रहे थे। प्रतीक भी इसी इवेंट में शामिल होने के लिए निकला था। इस प्रोजेक्ट में मुझे ज्यादा हाईलाइट नहीं होना है, सबसे थोड़ा दूर दूर ही रहूंगा। प्रतीक इवेंट के दौरान थोड़ा लो प्रोफाइल रहना चाहता था, इसलिए वो कार की जगह बस से इवेंट लोकेशन पहुंचा। लोकेशन पर लग्जरी गाड़ियों का मेला लगा हुआ था। प्रतीक सिर झुकाकर इवेंट में गया और चुपचाप इधर उधर घूमने लगा। न चाहते हुए भी सामने उसे दो जानने वाले मिल ही गए। हेलो प्रतीक सर, ये डेविड था। वो अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही प्रतीक ने भी कहा हेलो हेलो और आगे चला गया। डेविड को वहां देखकर प्रतीक जान गया कि सलोनी भी इस इवेंट में शिरकत कर रही थी। प्रतीक ने सलोनी को देख लिया था। वो उससे दूर एक टेबल पर बैठ गया और चाय पीने लगा। सलोनी भी उसे पहचान गई और उसी के पास जाकर बैठ गई। इतने दिनों से कहाँ थे तुम और ये सब क्या चल रहा है? सलोनी ने थोड़ा परेशान होते हुए पूछा। उसका जवाब सुनने से पहले ही उसने आगे कहा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हुआ। नरेंद्र बंसल अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट है। क्या उसके ग्रुप को समर्थ वाडिया ने टेक ओवर कर लिया है? मैं तुम्हें यहाँ बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। प्रतीक थोड़ा हंसा और बोला, मैं नहीं आऊंगा तो फिर कौन आएगा? मैं भी तो बंसल ग्रुप का एक इन्वेस्टर हूँ, बाकी तो सब नॉर्मल है। सलोनी ने थोड़ा मुंह बनाते हुए कहा, नॉर्मल? अलायंस ग्रुप और बंसल ग्रुप एक दूसरे के जान के प्यासे थे। अब दोनों ने हाथ मिला लिया है, नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं और इतने सारे बिजनेसमैन को बुलाया। ये सब तुमको नॉर्मल लग रहा है? प्रतीक ने चाय की एक सिप ली और बहुत धीरे से कहा, बिजनेस में कोई किसी का पक्का दुश्मन या दोस्त नहीं होता, ये सिर्फ अपने अपने इंटरेस्ट की बात है। सलोनी ने एक गहरी सांस ली और धीरे से कहा, अच्छा, बोल तो तुम ऐसे रहे हो जैसे तुम्हें वाडिया ने परेशान ही नहीं किया। प्रतीक चुपचाप चाय पीता रहा, फिर कप साइड में रखकर बोला, अब किसी को भी समर्थ की चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो अब किसी को तंग नहीं करेगा। सलोनी ने उसकी बात पर ठीक से ध्यान नहीं दिया और कहा, सुनने में आया है कि समर्थ देश छोड़कर भाग गया है, इसके लिए तुम्हें मुझे थैंक यू कहना पड़ेगा। प्रतीक ने एक आईब्रो उठाते हुए पूछा, मतलब समर्थ के अब्रॉड जाने से तुम्हारा क्या लेना देना? सलोनी ने इतराते हुए कहा, लास्ट टाइम मैंने ही अपने आदमियों से कहकर उसे डराया धमकाया था, शायद मेरी बातों का उस पर ज्यादा ही असर हो गया, इसलिए वो चुपचाप अपना बोरिया बिस्तर उठाकर भाग गया। सलोनी की बातें सुनकर प्रतीक को थोड़ी हंसी जरूर आई, मगर उसने अपने चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं आने दिए। सलोनी को नहीं मालूम था कि जिसे वो अपना कमाल समझ रही थी वो प्रतीक का किया धरा था। प्रतीक ने अपनी ओर से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया और सलोनी जैसा सोच रही थी उसे वैसा ही सोचने दिया। प्रतीक ने एकदम मासूमियत से कहा, ओह अच्छा, फिर तो थैंक यू कहना ही पड़ेगा। इसके बाद प्रतीक भी मन ही मन हंस दिया। वो समझ गया था कि सलोनी अलायंस ग्रुप और वाडिया दोनों की ताकत से अनजान थी। उसे लग रहा था कि डेविड और उसके आदमी इनसे निपट सकते थे। उसे चुप देखकर सलोनी ने कहा, कितने मीन हो तुम, अपनी मुश्किल दूर करने वाले को बस कोरा कोरा थैंक यू, कम से कम एक ट्रीट तो ऑफर कर ही सकते हो। प्रतीक ने कुछ नहीं कहा, बस एक स्माइल दी और चाय का दूसरा कप भरने लगा। सलोनी ने थोड़ा गुस्सा दिखाने की कोशिश की, तुम बहुत जल्दी नई मुश्किलों में फंसोगे और देख लेना, इस पर मैं तुम्हारी मदद करने नहीं आऊंगी। प्रतीक थोड़ा हैरान हुआ। उसने पूछा, मैं अब कौन सी मुश्किल में फंसूंगा? सलोनी ने अपनी सीट से उठते हुए कहा, बतराज ने पूरी तैयारी कर ली है तुम्हें और पार्थी को परेशान करने की। बतराज नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, पार्थी का बिजनेस हड़पने की तैयारी है। इतना कहकर सलोनी थोड़ा आगे चली गई। सलोनी तो बोलकर आगे बढ़ गई, लेकिन प्रतीक को बहुत गहरी सोच में डाल गई। प्रतीक का मन भी अब इवेंट में नहीं लग रहा था, वो बत्रा ग्रुप के बारे में ही सोच रहा था। बत्रा ज्वेलरी ग्रुप एक बड़ा ग्रुप है, अब तक पार्थी इसे संभाल रही है।
अब बत्रा फैमिली इस बिजनेस के लिए फिर लड़ रही है। हारे कोई भी, जीते कोई भी, पर ग्रुप की इमेज तो डैमेज होती ही है। सलोनी घूम फिर कर वापस प्रतीक के पास आ गई। प्रतीक का हाल देखकर वो समझ गई थी कि प्रतीक इन सारी बातों से अनजान था। उसने कहा, ऐसा लगता है तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तुम्हारी वाइफ की कंपनी में पीछे क्या खेल चल रहा है, तुम्हें भी इसकी भनक नहीं लग सकी। तो ये समझ लो कि बतराज कितनी बड़ी तैयारी कर रहे होंगे। प्रतीक ने हंसते हुए कहा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम इस मामले में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही हो। प्रतीक अच्छे से जानता था कि सलोनी हमेशा से पार्थी की हर बात में इंटरेस्ट लेती रही थी, इसलिए शायद उसे ये नया डेवलपमेंट पता चल गया था। प्रतीक की बात से सलोनी थोड़ा तुनक गई और बोली, तुम मेरे बारे में कुछ भी सोचो प्रतीक, पर ये समझ लो कि सिर्फ मैं हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। सलोनी इस बात को सच मान चुकी थी कि समर्थ वाडिया उसी की वजह से शहर छोड़कर भागा था, इसलिए वो प्रतीक से इतना बढ़ चढ़कर बात कर रही थी। उसने प्रतीक से कहा, मेरी कोई मदद की जरूरत हो तो बता देना, मैं राघव के पास ही जा रही हूँ, कुछ बिजनेस प्लान डिस्कस करने हैं। सलोनी ने मन में सोचा, मैं कितनी बार इस आदमी की हेल्प कर चुकी हूँ और यह है कि हमेशा ठंडा रिस्पॉन्स देता है। सलोनी के जाने के बाद प्रतीक ने पार्थी को फोन करने के बारे में सोचा। पार्थी से पूछता हूँ कंपनी की सिचुएशन क्या है। प्रतीक फोन निकालकर नंबर डायल ही करने वाला था कि उसके सामने दो जाने पहचाने लोग आकर बैठ गए। दोनों एक साथ बहुत खुश नजर आ रहे थे, लेकिन उन्हें देखकर प्रतीक थोड़ा भड़क गया। मित्तल्स यहाँ पर? प्रतीक की याददाश्त बहुत अच्छी थी। एक बार किसी से मिलने के बाद वो उसे कभी भूलता नहीं था। प्रतीक को अच्छे से ये शक्लें याद थी। कृतिका मुंबई आई थी, तब यही दोनों थे जो उसे मक्खन लगाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। प्रतीक उन्हीं दोनों को घूर रहा था। तभी उनमें से एक ने कहा, मुझे लगा नहीं था कि तुम मुझे पहचान जाओगे। ये सार्थक मित्तल था। आर्या मित्तल भी कहाँ पीछे रहने वाली थी, वो भी बोली, आज इतनी बड़ी मीटिंग है, दो बड़े ग्रुप एक बड़े प्रोजेक्ट को अनाउंस कर रहे हैं, वहाँ ऐसे आदमी का क्या काम है? इतने डिग्निफाइड लोगों के बीच इस जैसे आदमी का क्या काम? असल में मित्तल फैमिली के लोग प्रतीक से तब मिले थे जब वो पार्थी के साथ मुंबई में रहता था। मित्तल्स को नहीं पता था कि प्रतीक ही एक्चुअली में रुद्र ओबरॉय है। प्रतीक इस इवेंट में आया भी बहुत सादे कपड़ों में था। उसे इस तरह देखकर कोई रिच नहीं मान सकता था। मित्तल्स अब भी उसे बतराज का घर जमाई मानकर ही ट्रीट कर रहे थे। ये वही है ना, बतराज का नकारा दामाद जो अपनी बीवी का असिस्टेंट बनकर घूमता है। आर्या मित्तल ने प्रतीक पर तंज कसा। सार्थक मित्तल ने भी बहुत रूड टोन में कहा, बत्रा ग्रुप से कोई और भी आया है या तुम ही उनकी तरफ से आए हो? सार्थक ने सलोनी को भी उनकी तरफ आते हुए देखा। उसने फिर ताना कसते हुए कहा, इसकी भी क्या किस्मत है यार, सलोनी भी इसके चक्कर में परेशान रहती है। कृतिका आई थी, वो भी इसी के साथ टाइम स्पेंड करने को मरी जा रही थी, और बतराज की बेटी पार्थी इसके बिना एक कदम आगे नहीं बढ़ती। इतना कहकर दोनों हंस दिए। आर्या मित्तल बार बार प्रतीक को देख रही थी। उसके चेहरे पर हंसी की जगह गुस्सा दिख रहा था। उसे वो दिन याद आ रहा था जब कृतिका के कहने पर आर्या ने प्रतीक को चाय सर्व की थी। आर्या ने गुस्से से कहा, कृतिका पर तो इसने पता नहीं क्या जादू किया था, इसकी वजह से कृतिका ने मेरी इंसल्ट की थी, मुझे अपनी ही रेस्टोरेंट में चाय सर्व करने पर मजबूर कर दिया था। आर्या उतने ही गुस्से से उठी और प्रतीक के पास गई और चिल्लाकर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे चाय सर्व करवाने की? अब एक कप उठाओ और मेरे लिए चाय सर्व करो। प्रतीक अपनी जगह से हिला भी नहीं, वो जैसे बैठा था वैसे ही बैठा रहा। उसके इस एटीट्यूड से आर्या और भड़क गई। उसने चिल्लाकर सार्थक से कहा, तुरंत ऑर्गेनाइजर्स को बुलवाओ और इस आदमी को यहाँ से बाहर फेंकवाओ। मित्तल्स को भले ही प्रतीक के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन प्रतीक के पास उनकी सारी अपडेट्स थी। मित्तल्स ने भी अलायंस ग्रुप को ज्वाइन किया था और बंसल ग्रुप के लिए मुश्किलें खड़ी की थी। अब दोनों को साथ देखकर ये दोनों भी बौखला गए हैं। प्रतीक उन दोनों को देखकर सोच रहा था। हालांकि सार्थक अब भी सिंघानिया के गुणगान कर रहा था। अलायंस ग्रुप के सिंघानिया को जानते हो? इस इवेंट के स्पॉन्सर मित्तल्स के साथ उनके रिलेशन बहुत अच्छे हैं। आर्या ने पीछे से कहा, पता नहीं सलोनी को इसमें ऐसा क्या दिखता है जो इसे अपने साथ लेकर घूमती है। चलो, सलोनी की वजह से तुम्हें कम से कम सिंघानिया जैसे लोगों से मिलने का तो मौका मिल ही जाएगा। आर्या ने खाली कप प्रतीक के सामने बढ़ाया और कहा, आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुम चाय सर्व करते हो या मैं बुलाऊं ऑर्गेनाइजर्स को? प्रतीक दोनों की बातें सुन सुनकर परेशान हो चुका था। उसने थोड़ा झल्लाते हुए कहा, तुम लोगों को जो करना है करो, मुझे बख्श दो। आर्या ने गुस्से में कहा, सिंघानिया को फोन करो और कहो कि यहाँ कोई है जो सबको परेशान कर रहा है।
मित्तल फैमिली के इस तमाशे के बीच प्रतीक का फोन बजने लगा। प्रतीक ने नंबर देखा। ये नंबर पार्थी का था। उसे तब याद आया, ओह, इन लोगों की चिक-चिक के बीच में पार्थी को फोन लगाना ही भूल गया। प्रतीक फोन रिसीव कर सके उससे पहले फोन ही आर्या ने छीन लिया। अरे देखो देखो किसका फोन है, इसकी प्यारी पत्नी इसे याद कर रही है। प्रतीक का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने बिना किसी की परवाह किए आर्या के हाथ से फोन छीना। इतनी देर में फोन 3 बार बज चुका था। फोन की दूसरी तरफ पार्थी बार बार यही बोल रही थी, प्लीज पिक अप द फोन प्रतीक, पिक अप द फोन। प्रतीक ने जैसे ही फोन रिसीव किया, पार्थी ने सीधे सवाल किया, प्रतीक क्या तुम बहुत बिजी हो? पार्थी की आवाज में घबराहट साफ समझ आ रही थी। प्रतीक ने खुद को शांत रखा और कहा, नहीं, क्या बात है बताओ। पार्थी ने बहुत जल्दी में कहा, क्या तुम किसी अच्छे वकील को जानते हो प्रतीक? प्रतीक ने बहुत शांत टोन में फिर से कहा, क्या हो गया है पार्थी, पूरी बात बताओगी तो ही मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूंगा। कुछ सेकंड के लिए पार्थी खामोश रही, फिर उसने कहना शुरू किया, मेरे दोनों अंकल रमन और रंजीत लौट आए हैं प्रतीक। उन्होंने मेरे अगेंस्ट केस फाइल कर दिया है। वो ट्रेडमार्क पर अपना हक जता रहे हैं। वो अपने साथ दादाजी की विल भी लेकर आए हैं। प्रतीक ने उसे हिम्मत बंधाते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो पार्थी, हम अच्छे से अच्छा लॉयर हायर करेंगे। प्रतीक कुछ और भी कहना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही पार्थी ने फोन कट कर दिया। सार्थक मित्तल बहुत गौर से प्रतीक की बातें सुन रहा था। उसने प्रतीक का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, लो सुन लो, साहब शहर का सबसे अच्छा वकील हायर करने की बात कर रहे हैं। ये सुनकर आर्या जोर से हंस पड़ी और सार्थक भी हंसने लगा। उसने अपने कुछ बॉडीगार्ड्स को भी वहीं बुलवा लिया था। वो प्रतीक को मजा चखाने के पूरे मूड में था। इस इवेंट में उलझे प्रतीक को ये अंदाजा भी नहीं था कि पार्थी कितनी बड़ी मुश्किल में फंस चुकी थी। उसकी कंपनी में ढेर सारे लोगों का मजमा लगा हुआ था। मेरा फोन भी ठीक से काम नहीं कर रहा, समझ नहीं आ रहा प्रतीक से कैसे कांटेक्ट करूं। पार्थी अपने ऑफिस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर खड़ी थी। बहुत सारे प्रेस के लोग खड़े थे। नई कंपनी अनाउंस करने के लिए रमन और रंजीत बत्रा ने शहर के सारे मीडिया हाउसेस को इनवाइट किया था। रमन बत्रा ने माइक पर आकर कहा, आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस दैट हमारी कंपनी का नाम होने जा रहा है बत्रा ज्वेलरी ग्रुप। पार्थी किसी बुत की तरह खड़ी चुपचाप सब देख रही थी। वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। उसकी सारी होप्स सिर्फ प्रतीक पर टिकी थी, लेकिन प्रतीक की खुद को मैं कर दूंगा तुझको समर्पण, मैं तेरा आंसू हूँ तू मेरा दर्पण, तेरे ही होने से मेरी ये सारी जिंदगी सजी है। ये भी पार्थी तक पहुंचना या उसे हेल्प भिजवा पाना इतना आसान नहीं था। पार्थी गुमसुम से खड़ी अपने सामने वो कार्यवाही होते देख रही थी जो उसी की कंपनी को छेड़ने वाली थी। कभी वो सामने प्रतीक फोन ही नहीं कर रहा है, मैं फोन लगा रही हूँ तो लग नहीं रहा है। पार्थी मन ही मन प्रिपेयर कर रही थी। वो जितनी हताश थी उतने ही मायूस मिस्टर बत्रा भी थे, जो उसके सामने मुंह लटका कर खड़े थे। पार्थी बेटा, इस बार कंडीशंस बहुत अलग हैं। तुम्हारे दोनों अंकल्स ने बड़ी तगड़ी प्लानिंग की है। लगता है आज कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मिस्टर बत्रा के हाथ में लॉयर का लेटर भी था। उन्हें वो दिन याद आ रहे थे जब पार्थी को इस कंपनी में पहली बार एक ओहदा मिला था। पार्थी हेड ज्वेलरी डिजाइनर बनकर इस कंपनी में आई थी। उसके बाद से इस ज्वेलरी डिजाइनिंग कंपनी को कहां से कहां पहुंचा दिया, इसका नाम आज कौन नहीं जानता। खुद पार्थी भी कंपनी की एक एम्प्लॉय से इसकी सब कुछ बन गई। और आज क्या दिन आ गया है। ये सोचते हुए मिस्टर बत्रा की आंखों में आंसू आ गए। पार्थी ने उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, रोइए नहीं पापा, जैसे इतने मुश्किल दिन निकले हैं ये भी निकल जाएंगे। पीछे खड़ी सुषमा दोनों बाप बेटी की ये बातें सुन रही थी। वो तो वैसे ही पार्थी से खार खाए बैठी थी, उसे मौका मिल गया था। वो जोर से हंसी। पार्थी और मिस्टर बत्रा ने हंसने की आवाज सुनी तो पीछे पलट कर देखा। ओहो, बस इसकी ही कमी थी, पार्थी मन ही मन खींचते हुए बोली। पार्थी ने तो उसे देखते ही मुंह फेर लिया, लेकिन मिस्टर बत्रा ऐसा नहीं कर सके। सुषमा, तुम यहाँ? उन्होंने हैरानी से पूछा। हाँ भाई साहब, तो मुझे और कहाँ होना चाहिए? सुषमा ने थोड़ी इंसल्ट करने वाली टोन में कहा। आपने तो मुझे भुला ही दिया।
लेकिन मेरे दूसरे 2 भाई ऐसे नहीं हैं। मुझे जब जरूरत पड़ती है तो मेरी मदद करते हैं। आपकी और आपकी इस अकड़ू बेटी की तरह नहीं है। मिस्टर बत्रा को सुषमा की ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा, सुषमा, तुम कुछ भी बोल रही हो। सुषमा ने भी अकड़ के साथ जवाब दिया, सही बोल रही हूँ मैं भाई साहब। आपकी इस बेटी की वजह से आप मुझे भूल गए और ये अपने पति की वजह से आज सब कुछ गंवाने जा रही है। सुषमा पार्थी के पास खड़ी हो गई और पूछा, कहाँ है आज वो तुम्हारा प्रतीक उर्फ रुद्र उर्फ न जाने क्या क्या। और फिर से हंस दी। आंटी प्लीज चले जाइए यहाँ से, पार्थी ने बहुत चिढ़ते हुए कहा। सुषमा ने एक गहरी सांस ली, जैसे बहुत राहत महसूस कर रही हूँ और कहा, बस आज कलेजे को ठंडक मिल गई। तुम्हें इस हाल में देखकर कितना अच्छा लग रहा है क्या बताऊं। सुषमा पार्थी को ताना मार हाथ लहराते हुए वहां से चली गई और दूर जाकर खड़ी हो गई। पार्थी से दूर जाकर भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। सुषमा हर थोड़ी देर में पार्थी की तरफ देखकर उसकी खिल्ली उड़ा रही थी। उसकी इस हरकत से पार्थी बहुत इरिटेट हुई और थोड़ा पीछे जाकर खड़ी हो गई। मिस्टर बत्रा भी उसके पास ही आ गए। क्या सोचा है बेटा, अभी कुछ करने का इरादा है या नहीं? पार्थी ने एकदम मायूसी से कहा, क्या कर सकते हैं पापा, वो लोग कंपनी के अंदर तक आ गए हैं, लीगल नोटिस थमा दिया है। हम ना बाहर जा सकते हैं ना किसी को कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी तो चुपचाप सारा ड्रामा देखने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। पार्थी का चेहरा उदासी से लटक गया। उसे कंपनी के हाथ से निकल जाने से ज्यादा कंपनी के लोगों की चिंता थी। कितना मजाक उड़ेगा मेरी ज्वेलरी कंपनी का। मार्केट में लोगों की लड़ाई पब्लिक के बीच जाएगी तो ब्रांड वैल्यू पर भी उसका असर पड़ेगा। इतनी मेहनत से बनाई हर चीज बर्बाद हो जाएगी। पार्थी जैसे मन ही मन रो रही थी। मिस्टर बत्रा के अलावा उस हॉल में मौजूद हर शख्स शायद चाहता भी यही था। मिस्टर बत्रा ने पार्थी से कहा, पार्थी, मुझे लगता है इस बार तुम्हारे अंकल की बात मान लेने में ही भलाई है। सुना है उन्हें किसी अलायंस ग्रुप का साथ मिला है। ग्रुप बहुत पावरफुल है। इस बार शायद प्रतीक भी कोई हेल्प न कर सके। पार्थी ने बहुत चौंक कर अपने पापा की तरफ देखा और पूछा, क्या कहा आपने? अलायंस ग्रुप? पार्थी ने जिस तरह इस ग्रुप का नाम लिया उससे मिस्टर बत्रा को लगा कि पार्थी इस ग्रुप के बारे में जानती थी। हाँ, अलायंस ग्रुप। क्या तुम इस बारे में कुछ जानती हो? पार्थी ने तुरंत नाम इसे हिला दिया। हालांकि पार्थी बहुत अच्छे से जानती थी कि अलायंस ग्रुप बिग बॉस का ग्रुप था। प्रतीक ने तो मुझसे कहा था कि अब सारे टेंशन दूर हो गए हैं, न बिग बॉस का डर है और न ही वाडिया। फिर ये सवाल पार्थी के मन में अधूरा ही रह गया। वो इतना तो जानती थी कि प्रतीक उससे झूठ नहीं बोल सकता। प्रतीक की बात पर किसी तरह का डाउट करने का तो सवाल था ही नहीं। लेकिन पापा जो कह रहे थे और जो कुछ उसकी आंखों के सामने हो रहा था, उसे भी वो झुठला नहीं सकती थी। पार्थी अपनी सोच में डूबी हुई थी कि उसे एक और जानी पहचानी आवाज सुनाई थी। हेलो अंकल और मेरी प्यारी बहना पार्थी। ये निशांत था, रमन अंकल का बेटा, जिसे पार्थी फूटी आंख भी पसंद नहीं करती थी। लग्जरी ब्रांड के शेड्स और फ्लोरल शर्ट पहनकर सामने खड़ा निशांत उन दोनों को देख हंस रहा था। उसके एक्सप्रेशन बता रहे थे कि वो उन दोनों की खिल्ली उड़ाने ही उनके पास आया था। उसके निशाने पर भी पार्थी ही थी। पार्थी, तुम तो बहुत अच्छी ज्वेलरी डिजाइनर हो। ऐसा क्यों नहीं करती कि मेरी ज्वेलरी कंपनी ज्वाइन करो? चाहो तो मैं भी तुम्हें टीम लीडर ही बना दूंगा। निशांत के टोन में उनका मजाक उड़ाने के साथ साथ घमंड भी साफ झलक रहा था। दूसरे बतराज की तरह निशांत भी प्रतीक को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। दोनों के बीच 36 का आंकड़ा था, जिसका बदला निशांत अब पार्थी को सता कर ले रहा था। तुम्हारे पति को, उस प्रतीक को सिर्फ लात घूसे ही चलाने आते हैं या कुछ काम भी आता है? प्रतीक निशांत को भी एक बार बुरी तरह पीट चुका था। निशांत पार्थी को वही बात याद दिला रहा था। पार्थी ने कुछ नहीं कहा तो निशांत ने आगे कहना शुरू कर दिया, अरे पूछ तो लो बहना, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? नहीं, तुम नहीं पूछोगी। ठीक है, तो अंकल आप ही पूछ लो ना। मिस्टर बत्रा भी निशांत के सवाल पर चुप ही रहे, तो निशांत ने खुद ही आगे कहना शुरू कर दिया, चलो मैं ही बता देता हूँ भाई, अब तुम्हारी कंपनी तो छिन गई है, तुम थोड़े दिन में बैंकरप्ट भी हो जाओगी, तो अब प्रतीक ही तो घर चलाएगा ना। निशांत को पूरा भरोसा था कि अलायंस ग्रुप अब प्रतीक को कहीं का नहीं छोड़ेगा,
इसलिए वो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। इसी बातचीत के बीच रंजीत बत्रा भी उनके पास ही आ गए थे। अरे भतीजे, क्या बात हो रही है अपने अंकल और बहन से? रंजीत बत्रा ने हंसते हुए कहा तो निशांत ने जवाब दिया, कुछ नहीं चाचा जी, बस ये ऑफर दे रहा हूँ कि जिद छोड़ो और मेरी कंपनी में मेरे साथ आ जाओ। इस बात पर दोनों एक साथ हंसे। फिर रंजीत बत्रा पार्थी और रणधीर बत्रा दोनों के पास आए और थोड़ा सीरियस टोन में बोले, तुम दोनों को बहुत प्यार से समझा रहा हूँ, जिद छोड़ो और कंपनी में शामिल हो जाओ। तुम दोनों भी बत्रा ही हो, तुम लोगों को ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे, बस एक शर्त है। इतना बोलकर रंजीत बत्रा चुप हो गए। पार्थी ने उनकी तरफ सवालिया नजरों से देखा और पूछा, शर्त? कैसी शर्त? रंजीत बत्रा ने निशांत की तरफ देखा, एक कनिंग सी स्माइल दी और फिर पार्थी से कहा, उस प्रतीक को छोड़ दो, वैसे भी वो बहुत जल्द किसी काम का नहीं रहेगा। रंजीत बत्रा को भी भरोसा था कि अलायंस ग्रुप प्रतीक की सारी पावर को खत्म कर देगा, पर असल कहानी से वो अनजान थे। निशांत ने वार्निंग देने की टोन में पार्थी से कहा, अभी भी समझा रहा हूँ, जाओ जाकर सामने बैठो, पापा की बातें सुनो, शायद तुम्हें कुछ समझ में आए। पार्थी इन दोनों के ही मुंह नहीं लगना चाहती थी। प्रतीक के आने तक उन लोगों को झेलना उसकी मजबूरी थी। वो अपने पापा का हाथ पकड़कर उठी और चुपचाप जाकर प्रेसिडेंट्स ऑफिस में बैठ गई। बत्रा कंपनी के प्रेसिडेंट ऑफिस में रमन बत्रा और रंजीत बत्रा भी सोफे पर आकर बैठ गए। उनके सामने एक आदमी बॉस की चेयर पर आराम से बैठा हुआ कॉफी पी रहा था। उस आदमी के चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम शांत और नॉर्मल थे। उसे देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था जैसे उसे किसी भी तरह की कोई जल्दीबाजी हो। वहीं पार्थी और उसके डैड भी चेयर पर बैठे हुए थे और सभी की तरफ ध्यान से देख रहे थे। वो दोनों नहीं जानते थे कि आखिर वहां चल क्या रहा था। वहीं चेयर पर बैठे आदमी ने अपनी कॉफी पीने के बाद कप टेबल पर रखा और सभी की तरफ ध्यान से देखने लगा। उसके चेहरे और ऑरा को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इस पूरी कंपनी का बॉस वही हो। रमन बत्रा ने जब उस आदमी का ये अंदाज देखा तो अपने भाई को इशारों ही इशारों में कुछ कहना चाहा, मगर कुछ कह ना सका। बॉस की चेयर पर बैठे आदमी ने एक गहरी सांस ली और रमन बत्रा की तरफ देखकर कहा, इतनी देर हो गई लेकिन मिस्टर रुद्र ओबरॉय अभी तक नहीं आए यहाँ। उनकी बात सुनकर रमन बत्रा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मिस्टर वर्मा, हमने मिस्टर ओबरॉय की फैमिली को इनवाइट किया था और उन्हें भी। इस समय मिस्टर ओबरॉय की वाइफ और फादर इन लॉ हैं। अपने भाई की बातों में हाँ में हाँ मिलाते हुए रंजीत बत्रा ने भी कहा, यस मिस्टर वर्मा, आपने जैसा कहा था हमने वैसा ही किया। अब हमें नहीं पता कि हमें आगे क्या करना है। अपने सामने बैठे आदमी से दोनों ही भाई काफी रिस्पेक्ट के साथ बातें कर रहे थे। वहीं उनकी बातों को सुनकर पार्थी हल्की कंफ्यूज हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आदमी आखिर था कौन, लेकिन वो इतना समझ गई थी कि उनके सामने बैठे आदमी का कनेक्शन वर्मा फैमिली से था। बॉस की चेयर पर बैठा हुआ आदमी असल में केशव वर्मा था, जिसे इंडिया में ज्यादा लोग नहीं जानते थे, लेकिन वो वर्मा फैमिली जैसे पावरफुल फैमिली से था। कुछ समय पहले उसने रमन बत्रा और रंजीत बत्रा को अपने साथ काम करने का ऑफर दिया और बिना ज्यादा इस बारे में सोचे वो दोनों जल्दी से मान गए, क्योंकि वो अच्छे से जानते थे कि एक पावरफुल इंसान के साथ काम करने से उनको कितना फायदा होने वाला था। इतने समय से बत्रा कंपनी में जो उनकी वैल्यू डाउन हुई थी, इस आदमी की हेल्प से वो वापस गेन हो सकती थी। केशव वर्मा ने एक पल के लिए पार्थी को ध्यान से देखा और अपनी शांत आवाज में रमन से आगे पूछा, क्या रुद्र ओबरॉय यहाँ नहीं आने वाला है? एक बार फिर से रुद्र का नाम सुनकर रमन और रंजीत हैरान हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो आदमी प्रतीक से मिलने में इतना इंटरेस्टेड क्यों था। रमन बत्रा को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या जवाब दे। उन्होंने पार्थी और मिस्टर रणधीर बत्रा को भी यहाँ रोककर इसलिए रखा था ताकि प्रतीक वहाँ जल्दी आ जाए, लेकिन इतना समय बीत जाने के बाद भी उसका कोई अता पता नहीं था। वो आने वाला भी था या नहीं, इस बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं था। रमन बत्रा ने पार्थी की तरफ देखा और फिर वापस से केशव की तरफ देखकर बोले, वो बड़े आदमी हैं, मुझे लगता है कि किसी काम में बिजी हो गए होंगे, पर उनकी वाइफ है यहाँ पर तो आई एम श्योर वो भी जरूर आएंगे। रमन बत्रा की बात सुनकर केशव ने घूरते हुए उनकी तरफ देखा। उसकी आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे काफी गुस्सा आ रहा हो। वहीं उन दोनों भाइयों ने जब केशव के चेहरे का एक्सप्रेशन देखा तो एक पल के लिए दोनों घबरा गए और रंजीत ने घबराते हुए पूछा, वैसे मिस्टर वर्मा, आपको मिस्टर ओबरॉय से क्या बात करनी है? I mean, आप इतने बड़े आदमी हो और वो भी
अगर आप चाहो तो डायरेक्ट भी उनसे मिल सकते हो, फिर भी हमारे जरिए क्यों? रंजीत की बात सुनकर केशव ने उसे इग्नोर किया और पार्थी की तरफ देखकर कहा, तुम जा सकती हो क्योंकि तुम मेरे किसी काम की नहीं हो। जाओ और जाकर अपने बाकी के फैमिली मेंबर्स को संभालो जो इस समय काफी गुस्से में हैं। केशव की बात सुनकर पार्थी कुछ बोलने जा ही रही थी कि रणधीर बत्रा ने उसे रोक दिया और पार्थी को लेकर केबिन से बाहर निकल गए। केबिन से बाहर आने के बाद पार्थी ने अपने डैड की तरफ देखकर कहा, डैड, आपने मुझे कुछ बोलने क्यों नहीं दिया? आपने देखा ना वो आदमी कितना बकवास कर रहा था और उसे प्रतीक से क्यों मिलना था? पार्थी की बातों का जवाब देते हुए मिस्टर बत्रा ने कहा, मुझे लगता है कि वो कोई वर्मा फैमिली का पावरफुल आदमी है। जिस तरह से रमन और रंजीत उसके सामने बिहेव कर रहे थे, उससे ये साफ पता चलता है कि उस आदमी से उलझना ठीक नहीं था। और रही बात प्रतीक की, तो वो रुद्र हैं। हर पावरफुल इंसान उससे मिलना चाहेगा ही, कोई अपने फायदे के लिए तो कोई दुश्मनी के लिए। तुम इन सब बातों की फिक्र भी छोड़ दो। अभी के लिए हमें नीचे मीटिंग हॉल में जाना होगा जहाँ पर सभी हमारा इंतजार कर रहे हैं। मिस्टर बत्रा की बात सुनकर पार्थी एक बार फिर से परेशान हो गई और अपनी परेशानी भरी आवाज में कहा, लेकिन डैड, हम उन लोगों से क्या कहेंगे? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा है बेटा, लेकिन वहाँ जाना तो पड़ेगा ना, और उनका सामना भी करना पड़ेगा, मिस्टर बत्रा ने कहा। उनकी बातों को सुनकर पार्थी ने एक गहरी सांस ली और उनके साथ बत्रा कंपनी के एग्जीबिशन हॉल की तरफ निकल गई। वहीं प्रेसिडेंट केबिन में पार्थी के जाने के बाद केशव ने रंजीत बत्रा की तरफ देखा और कहा, मैं चाहता तो डायरेक्ट उससे मिल सकता था, लेकिन मैं उससे सामने से मिलना चाहता नहीं। वो कोई मेरा दोस्त नहीं है। केशव वर्मा की बात सुनकर रमन और रंजीत एक दूसरे की तरफ कंफ्यूजन से देखने लगे। उन दोनों को कंफ्यूज देखकर केशव ने हंसते हुए कहा, ऐसे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मेरी बातों का साफ मतलब है, मैं उसका दोस्त नहीं दुश्मन हूँ और यहाँ अपने भाई की मदद करने आया हूँ, जिससे वो उसे खत्म कर सके। केशव की बात सुनकर एक बार फिर से दोनों भाई हैरान रह गए। उन्हें केशव के इरादे पहले नहीं पता थे, लेकिन अब जब उन्हें उसके असली इरादे पता चले तब दोनों एक पल के लिए घबरा गए। रुद्र ओबरॉय के खिलाफ जाना कितना भारी पड़ सकता था, ये हर कोई जानता था। उन दोनों को हैरान देखकर केशव ने कहा, क्या हुआ? मेरी बातों को सुनकर हैरान रह गए? मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन एक बात समझ लो, रुद्र ओबरॉय ने अभी कुछ समय पहले ही पावर की दुनिया में कदम रखा है, लेकिन मैं बहुत समय से हूँ, अच्छे से जानता हूँ कि कब क्या और कैसे करना है। केशव की बात सुनकर रमन ने हंसते हुए कहा, ऑफ कोर्स मिस्टर वर्मा, हम अच्छे से जानते हैं कि आप कितने काबिल हो। और रही बात रुद्र ओबरॉय की, तो जब आपका साथ है तो हमें उससे क्या डर। रमन की बात सुनकर रंजीत ने भी हाँ में सिर हिलाया। इस समय दोनों भाइयों को कुछ नजर आ रहा था तो सिर्फ अपना फायदा। उन्हें उनसे छीन ली गई बत्रा कंपनी को वापस पाने का ये अच्छा मौका दिख रहा था, और इसी के साथ केशव वर्मा के सपोर्ट से उन दोनों के रिलेशन वर्मा फैमिली के साथ भी अच्छे हो जाते। ये उन दोनों के लिए एक गोल्डन चांस था। उन दोनों की बातों को सुनकर केशव ने कहा, वेरी गुड, अब तुम दोनों भी यहाँ से जा सकते हो, मुझे कुछ समय यहीं रहना है। ठीक है मिस्टर वर्मा, हम जा रहे हैं, आपका आगे का जो भी ऑर्डर होगा हमें बता दीजिएगा। इतना बोलकर वो दोनों भाई भी प्रेसिडेंट केबिन से बाहर निकल गए। उन दोनों के वहां से जाने के बाद केशव वर्मा के चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम कोल्ड हो गए। आज उसे यहाँ पर प्रतीक से मिलने की उम्मीद थी, लेकिन आज प्रतीक आया ही नहीं, जिस बात से वो काफी परेशान था। केशव ने अपना फोन निकाला और अपने असिस्टेंट को कॉल करके पूछा, रुद्र ओबरॉय पर नजर रख रहे हो ना? मुझे उसके हर एक पल की खबर चाहिए, वो इन दिनों क्या कर रहा है सब जानना है। केशव की बात सुनकर फोन के दूसरी तरफ से उसके असिस्टेंट ने कहा, सर, रुद्र ओबरॉय काफी अलर्ट है, हम उसे ट्रैक ही नहीं कर पा रहे हैं। मुझे लगा ही था, वो काफी चालाक है, लेकिन फिर भी तुम कोशिश करो, कभी तो पकड़ में आएगा, केशव ने कहा। उसकी बात सुनकर असिस्टेंट ने यस सर बोलकर फोन रख दिया। फोन कट होने के बाद केशव चेयर पर अपनी आंखें बंद करके बैठ गया। इस समय उसके दिमाग में क्या चल रहा था ये समझ पाना मुश्किल था। बत्रा ग्रुप का एग्जीबिशन हॉल लोगों से भरा हुआ था। कंपनी के सारे जरूरी स्टाफ मेंबर्स कॉन्फ्रेंस रूम में इकट्ठे थे। पार्थी और मिस्टर बत्रा के साथ साथ बत्रा फैमिली के कुछ लोग भी वहीं थे, और अब बस रमन और रंजीत का इंतजार हो रहा था। बत्रा ग्रुप एक फैमिली कंपनी थी, इसलिए हायर पोजीशंस पर जो भी लोग थे वो या तो बत्रा फैमिली के मेंबर्स थे या फिर उनके रिश्तेदार थे। जब तक पार्थी ने कंपनी में एंट्री नहीं ली थी तब तक सब अपनी मनमानी कर रहे थे, मगर जब से पार्थी ने सब कुछ टेक ओवर किया तब से कंपनी में प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गई थी।
ऐसा नहीं था कि बिजनेस ठीक से ग्रो नहीं कर रहा था, बात बस इतनी थी कि उन लोगों के फायदे मिलने बंद हो गए थे और वो अपनी मनमानी नहीं कर पा रहे थे। बस इसी चक्कर में मीटिंग रखवाई गई थी। अचानक राधिका अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और उसने कहा, जब पार्थी ने ये कंपनी टेक ओवर की तो सबको उससे बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी। रुद्र ओबरॉय जैसे बड़े आदमी के साथ साथ कई लोगों के साथ पार्थी ने कनेक्शन जोड़े, मगर इससे केवल ज्वेलरी ब्रांच को फायदा हुआ। ऐसा लग रहा है जैसे बाकी का बिजनेस नेग्लेक्ट किया जा रहा है। अभी तक तो न जाने हम कहाँ होते, पर लगता है कि पार्थी बस अपना फायदा देख रही है। पार्थी ने राधिका को घूर कर देखा और पूछा, एक्सक्यूज मी, कहना क्या चाहती हो तुम? बिजनेस जिस हिसाब से ग्रो करना चाहिए था उस हिसाब से सब सही चल रहा है, तो फिर दिक्कत कहाँ है? और क्या ये कंपनी मेरे अकेले की है? सारा काम आपको मैं करके दूंगी और आप बस फायदा उठाएंगे? राधिका के सपोर्ट में उसके डैड ने कहा, डोंट ट्राई टू एक्ट स्मार्ट। राधिका बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम और तुम्हारे पापा बस अपना फायदा देख रहे हैं, मगर बाकियों की तुम्हें कोई परवाह नहीं है। वैसे सच कहूँ तो तुम इतनी बड़ी पोजीशन डिजर्व भी नहीं करती। वो तो तुमने अपने कनेक्शंस का इस्तेमाल करके इस कुर्सी को हड़प लिया है, और अफसोस कि हम कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि हम तुम्हारे जितने पावरफुल नहीं है ना। पार्थी ने कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे हर एक शख्स पर नजर डाली। सब राधिका और उसके डैड की बातों से सहमत दिखाई दे रहे थे, और ऐसा क्यों ना होता, आखिर हर कोई अपना फायदा चाहता था। पार्थी के होते हुए ये नामुमकिन था, इसलिए सब ने उसे कंपनी से बाहर फेंकने का इंतजाम कर लिया था। पर पार्थी इतनी आसानी से हार मान जाए ये हो नहीं सकता था। उसने कहा, मैंने अपने कनेक्शंस नहीं बल्कि अपनी काबिलियत के दम पे ये पोजीशन पाई है। क्या मैं जान सकती हूँ कि आज की इस मीटिंग के पीछे आप सबके कौन से इरादे छिपे हुए हैं? आप लोग मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? पार्थी के सवालों का जवाब देने के लिए मिस्टर रतन बत्रा खड़े हुए। ये मिस्टर बत्रा के कजन थे। उन्होंने कहा, हमें तुमसे बहुत सारी शिकायतें हैं पार्थी। जैसा कि अभी कहा गया कि ये एक फैमिली कंपनी है। तुम्हारे दादाजी ने इस कंपनी की नींव रखी थी, मगर इसके पीछे का मकसद ये था कि इससे पूरे परिवार का बहाल हो, मगर तुमने हमसे हमारा हक छीन लिया है। इस कंपनी पर हमारे जो राइट्स थे वो अब हमारे नहीं रहे। मिस्टर बत्रा ने पूछा, आप किन राइट्स की बात कर रहे हैं भाई साहब? रतन ने जवाब दिया, कंपनी में कौन काम करेगा और कौन नहीं, इसका फैसला सिर्फ पार्थी लेती है। क्या ये गलत नहीं है? हमारे बच्चे दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं क्योंकि उन्हें इस कंपनी में नौकरी नहीं दी जा रही है। आखिर क्यों? क्या ये कंपनी अजनबियों का भला करने के लिए बनाई गई है, इसलिए उसे बत्रा ग्रुप नाम दिया गया है? पार्थी ने खुद को डिफेंड करते हुए कहा, यहाँ जो भी काम करता है अपनी काबिलियत के हिसाब से काम करता है। अगर आपके बच्चे या बाकी लोग टैलेंटेड और पैशनेट नहीं होंगे तो उन्हें किस बेस पर नौकरी दी जाएगी? वो सब मैं नहीं जानता। मुझे बस इतना मालूम है कि पहले जो फायदे हमें मिलते थे वो मिलने बंद हो गए हैं। हम चाहते हैं कि तुम अपनी ज्वेलरी ब्रांच को बत्रा ग्रुप से अलग करो क्योंकि हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम्हारी जगह रमन और रंजीत ले सकते हैं। वो भले ही अपनी मनमानी करे, पर कम से कम वो हमें हमारे फायदे तो देंगे। ये शब्द थे मिस्टर राकेश बत्रा के, जो मिस्टर बत्रा के ताऊजी थे। उनका ये मानना था कि उन्हें बिना काम किए पैसे मिलते रहने चाहिए या फिर कंपनी के मैटर्स में दखल अंदाजी की छूट मिलनी चाहिए ताकि वो अपने हिसाब से लोगों को नौकरियां दे सके। रमन और रंजीत ने वादा किया था कि वो बाकी सब मेंबर्स को सारे फायदे प्रोवाइड करवाएंगे। बस शर्त इतनी थी कि पार्थी और मिस्टर बत्रा को कंपनी से बाहर कर दिया जाए, इसलिए ही इतना बड़ा हंगामा किया जा रहा था। पार्थी और मिस्टर बत्रा ने एक दूसरे को देखा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनका पूरा परिवार इस तरह उनके खिलाफ हो जाएगा। मिस्टर बत्रा ने कहा, आप लोग ऐसा कैसे कह सकते हैं? पार्थी इतनी मेहनत कर रही है पूरी कंपनी को आगे ले जाने की, और आपको बस अपने फायदे की पड़ी है। मैंने अपने ही परिवार से ऐसा धोखा मिलने की उम्मीद नहीं की थी। सिद्धांत ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, ओह प्लीज, लगता है आप खुद को और अपनी बेटी को ज्यादा ही स्मार्ट समझते हैं अंकल, मगर हम भी बेवकूफ नहीं हैं। हम सब जानते हैं कि रुद्र ओबरॉय के दम पर पार्थी यहाँ तक आई है। और किस परिवार की बात कर रहे हैं आप? शुरू से ही आप हम सभी से कट कर रह रहे थे। अगर देहरादून वाली ब्रांच में नुकसान नहीं होता तो क्या आप कभी यहाँ आते? नहीं ना। यहाँ आने के बाद आप हमसे फेवर गेन करने की कोशिश कर रहे थे, मगर अचानक आपके घर जमाई की असली सच्चाई सबके सामने आ गई और एक बार फिर आपने अपने असली रंग दिखा दिए। जब तक आपको मदद की जरूरत थी तब तक आप बड़ी मीठी मीठी बातें करते रहे थे, मगर जब हमें आपकी जरूरत हुई तो आप हमारा फायदा उठाने लगे। क्या एक परिवार के लोग ऐसा करते हैं? आपके शब्दों में इसे परिवार कहते हैं अंकल। सिद्धांत ने अपनी बात कुछ इस ढंग से कही कि कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे लोग भड़क गए। रतन ने जवाब दिया, सिद्धांत की बात बिल्कुल ठीक है।
वैसे भी मुझे लगता है कि पार्थी बस बत्रा ग्रुप का नाम इस्तेमाल कर रही है। उसका मेन फोकस ज्वेलरी ब्रांच पर है। बत्रा ग्रुप का नाम लेकर पार्थी डील सिक्योर तो करती है, मगर फायदा बस ज्वेलरी ब्रांच को मिलता है। ऐसे में कल को ये लोग इस ब्रांच को लेकर साइड हो जाएंगे और हम बैंकरप्ट हो जाएंगे। हमारे पास ना तो रुद्र ओबरॉय जैसा बैकअप है और ना ही पावरफुल लोगों से कोई जान पहचान है। कुछ हो गया तो हम सब सड़क पर आ जाएंगे। पार्थी ने रतन को घूर कर देखा। वो बेवजह उसे टारगेट कर रहे थे। ये बात सही थी कि पार्थी का ध्यान ज्वेलरी ब्रांच पर ज्यादा रहता था, पर ऐसा नहीं था कि वो बाकी की कंपनी को नेग्लेक्ट कर रही थी। पार्थी ने सख्त लहजे में कहा, ज्वेलरी ब्रांच भी बत्रा ग्रुप का ही हिस्सा है और हमेशा इसी कंपनी का हिस्सा रहेगा। दादाजी ने इस कंपनी की नींव इसलिए नहीं रखी ताकि एक दिन आप लोग सब कुछ बिखेर कर रख दें। हाँ, ये बात सच है कि इसे हमारे परिवार का भला होना चाहिए था, मगर बिना किसी स्किल के कोई यहाँ कैसे काम कर सकता है? ऐसे में तो आप लोग 1 महीने के अंदर अंदर सड़क पर आ जाएंगे। इस कंपनी के भी कुछ रूल्स हैं और मैं आपको वो रूल्स नहीं तोड़ने दूंगी। नैना ने कहा, तुम रूल्स की बात ना ही करो तो बेहतर होगा पार्थी। खुद तो तुमने अपने अमीर पति और उसके कनेक्शंस का इस्तेमाल करके ज्वेलरी ब्रांच को टॉप पर पहुंचा दिया, मगर हमें इसका क्या फायदा हुआ? फायदा तो छोड़ो, पहले हमें जो कमीशन मिलता था वो भी मिलना बंद हो गया। सारा नेम, फेम, पैसा और पॉपुलैरिटी तुम्हें मिल गई और हम बस तुम्हारा मुंह ताक रहे हैं। पार्थी ने दांत पीसते हुए कहा, जब हमारी कंपनी के ऊपर इतना ज्यादा लोन था तब तुमने क्यों नहीं कहा कि तुम्हें कमीशन मिलना बंद हो जाना चाहिए? कम से कम उससे लोन तो कवर होता, मगर तुम्हें कहाँ उससे मतलब है। जब कंपनी के बुरे वक्त में किसी ने कोई सैक्रिफाइस नहीं किया तो अच्छे वक्त में आप सब कमीशन बढ़ाने की डिमांड कैसे कर सकते हैं? दिस इज एब्सर्ड। राधिका ने तुरंत कहा, वी डोंट केयर पार्थी। पहले क्या हुआ उससे हमें मतलब नहीं, अब जो हो रहा है हमें बस उससे फर्क पड़ता है। अगर तुमने हमारी डिमांड्स नहीं मानी तो हम तुम पर धोखाधड़ी का केस कर देंगे। अब तुम सोच लो कि चुपचाप हमारी बात मानकर आराम से अपनी कुर्सी संभालोगी या फिर लीगल बैटल्स में उलझना चाहोगी। हमें कंपनी की रेपुटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस तुम इतना समझ लो कि हम जो चाहते हैं वो हम लेकर रहेंगे। राधिका की बातों से ये बात क्लियर हो चुकी थी कि उसे कंपनी की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वो बस अपना फायदा चाहती थी और अगर उसे कोई फायदा नहीं मिल रहा था तो वो किसी और का फायदा होते हुए भी नहीं देख सकती थी। कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद बाकी लोग भी राधिका की बातों से पूरी तरह सहमत थे। पार्थी चाहती तो वो यहीं पर मीटिंग डिसमिस कर सकती थी। उसे लीगल बैटल्स में उलझने से भी डर नहीं लगता था। बस बात ये थी कि वो बत्रा ग्रुप पर सवाल उठते नहीं देख सकती थी। पार्थी का अपने दादाजी से बेहद लगाव था और वो भी उसे बहुत प्यार करते थे, इसलिए उनकी मेहनत को बाकी लोग बर्बाद कर दें, पार्थी ऐसा बिल्कुल नहीं होने दे सकती थी। उसने कहा, लास्ट टाइम मैंने आप सभी को बोनस दिया था और पहले की तुलना में वो बहुत ज्यादा था। उसके बाद भी ये शिकायतें, ये गलत है। जितना आपको बोनस मिलता है उतना तो आप काम भी नहीं करते, इसके बावजूद आपकी डिमांड्स बस बढ़ती ही जा रही है। रतन ने कहा, हाँ तो हम यहाँ शेयर होल्डर्स हैं। कंपनी ग्रो कर रही है तो शेयर्स की कीमत भी तो बढ़नी चाहिए और अगर की कीमत है तो हमारा बोनस भी ज्यादा होना चाहिए। बिजनेस करना तुम्हें ही नहीं आता, हम भी इस फील्ड में बहुत आगे हैं, इसलिए ओवर स्मार्ट मत और हमारी डिमांड्स पूरी करो। और अगर तुमसे ऐसा नहीं होता तो चुपचाप सब कुछ रमन और रंजीत के हवाले कर दो। वो दोनों भी बिजनेस संभालना अच्छी तरह जानते हैं, एटलीस्ट वो हमें नजरअंदाज तो नहीं करेंगे। पार्थी डिसअपॉइंटेड थी, ये कहना गलत नहीं था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि पूरा का पूरा बत्रा परिवार इस तरह उसके खिलाफ हो जाएगा। कॉन्फ्रेंस रूम में 50 से ज्यादा लोग थे, मगर इनमें से एक ने भी पार्थी के फेवर में अपना मुंह नहीं खोला। और वो कुछ कहते भी क्यों, आखिर हर कोई अपना फायदा ही तो देखना चाहता था। अभी पार्थी एक गहरी सोच में डूबी थी कि तभी रंजीत और रमन ने कॉन्फ्रेंस रूम में एंट्री की
रमन ने अंदर आते हुए कहा, हेलो गाइस, हमें आने में थोड़ी देर हो गई, इसलिए हम माफी चाहते हैं। रंजीत ने भी माफी मांगी और पूछा, कहाँ तक बात पहुंची? आप सबकी डिमांड्स पूरी हुई या नहीं? मिस्टर बत्रा और पार्थी ने नाराजगी से रंजीत और रमन को देखा। मिस्टर बत्रा ने कहा, मुझे आप दोनों से ये उम्मीद नहीं थी। इस तरह ये सब लोग बिहेव कर रहे हैं, उसे तो यही लगता है कि ये खुद भी डूबना चाहते हैं और हमें भी साथ लेकर डूबना चाहते हैं। पार्थी ने उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, ये लोग चाहते हैं कि हम इन्हें इनकी मनमानी करने दें। क्या आप भूल गए हैं कि बत्रा ग्रुप अब एक फैमिली कंपनी नहीं रही? जिस वक्त अग्निहोत्री फैमिली ने इसे टेक ओवर किया था, तभी से सब बदल गया था। शुक्र मनाइए कि हम आज इस पोजीशन में हैं जहां कोई बाहर वाला आकर हमें अपनी मनमर्जी से कंट्रोल कर जाए। मगर आपको देखकर लगता है कि आप सब दोबारा इस बिजनेस को उसी पॉइंट पर पुश कर रहे हैं। पार्थी के ये कहते ही रंजीत ने तपाक से कहा, सुन रहे ना आप सब? पार्थी कह रही है कि बत्रा ग्रुप अब फैमिली कंपनी नहीं रही। आज जब इस लड़की की ये कहने की हिम्मत है, तो कल ये हम सबको कंपनी से बाहर फेंक देगी। क्या आप सब होने देंगे? पार्थी ने रंजीत को घूर कर देखा और कुछ कहने लगी, मगर तभी रमन ने कहा, मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं होगा। हम पार्थी को उसकी मनमानी नहीं करने देंगे। ये हमारे पूर्वजों की प्रॉपर्टी है। ये बाप बेटी इसे नहीं हड़प सकते। सब लोग सड़क पर आ जाएं, उससे पहले ही हमें ये एक्शन ले लेना चाहिए। बत्रा ग्रुप के ज्वेलरी बिजनेस का लोगो जल्द से जल्द बदल दिया जाएगा। तुम दोनों बाप बेटी आज से इसका नाम इस्तेमाल नहीं कर सकोगे। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। लड़ाई झगड़े का किस्सा है खत्म। रतन ने जल्दी से कहा, तो फिर ठीक है, सब लोग इस बात से सहमत हैं तो आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाते हैं। जितनी जल्दी ज्वेलरी बिजनेस बत्रा ग्रुप से अलग हो जाए उतना ही बेहतर है। पार्थी ने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, आपको जो सही लगे आप वही कीजिए। मैं भी देखती हूँ कि आप सब अपने इरादों में कैसे कामयाब होंगे। ज्वेलरी बिजनेस बत्रा ग्रुप का हिस्सा कल भी था और आगे भी रहेगा। गुड लक। ये कहकर पार्थी ने अपना सामान उठाया और एग्जीबिशन हॉल से बाहर जाने लगी। तभी रमन ने कहा, हमें मालूम है कि तुम अब रुद्र के पास जाकर हमारी शिकायत करोगी और एक्सपेक्ट करोगी कि वो तुम्हारी मदद करेगा। बट लेट मी टेल यू, इस बार तुम्हारा रुद्र भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। रमन की बातें सुनकर कहीं ना कहीं पार्थी समझ चुकी थी कि कोई तो पावरफुल इंसान था जो रमन और बत्रा फैमिली के बाकी मेंबर्स को बढ़ावा दे रहा था, वरना उन लोगों में इतनी हिम्मत तो नहीं थी कि वो रुद्र ओबरॉय के खिलाफ जा सके। पार्थी ने रमन को इग्नोर किया और फिर अपने डैड के साथ बाहर आ गई। बाहर आकर मिस्टर बत्रा ने पूछा, अब तुम क्या करोगी बेटा? अगर तुमने ज्वेलरी बिजनेस के नेमिंग राइट्स खो दिए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? पार्थी ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। उसने ज्वेलरी बिजनेस पर काफी मेहनत की थी। उसका बहुत सारा टाइम और एफर्ट यहाँ इन्वेस्ट हुआ था। वो अपनी मेहनत ऐसे ही बर्बाद नहीं होने दे सकती थी, इसलिए प्लान तो उस सोचना ही था। पर तभी अचानक उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने कहा, प्रतीक है ना, वो सब ठीक कर देगा। मैं अभी प्रतीक से बात करके आती हूँ। ये कहकर पार्थी अपने कैबिन में चली गई। उसने प्रतीक को कॉल किया, जो कि बड़े आराम से एक चेयर पर बैठकर चाय पी रहा था। उसने सामने देखा तो सार्थक मित्तल और आर्या मित्तल अपने बॉडीगार्ड्स के साथ उसकी ओर चले आ रहे थे। जब प्रतीक ने देखा कि पार्थी उसे कॉल कर रही थी, तो उसने बिना किसी देरी के कॉल रिसीव किया। हाँ पार्थी बोलो, कोई जरूरी बात है? पार्थी ने हताश होते हुए कहा, मैंने पहले भी बताया था कि मेरे अंकल्स मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। अब वो लीगल प्रोसीजर्स की बात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने बाकी की एक्सटेंडेड बत्रा फैमिली को भी अपने साइड कर लिया। सबकी यही डिमांड है कि मैं सब कुछ अपने अंकल्स को सौंप दूं, और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो कंपनी का लोगो चेंज कर देंगे और लीगली इस मैटर को हैंड करेंगे। प्रदीप ने मुस्कुराकर कहा, अरे पार्थी, तुम बेवजह चिंता कर रही हो। ये बहुत ही छोटा मैटर है, इसे मैं आराम से हैंडल कर लूंगा। तुम बेवजह स्ट्रेस मत लो। पार्थी ने ओके कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। वैसे तो वो प्रतीक से इस बारे में और बात करना चाहती थी, उसे सब कुछ डिटेल में बताना चाहती थी, मगर जब प्रतीक ने ये कहा कि ये टसट है तो पार्थी ने इसे ज्यादा स्ट्रेच नहीं किया। वहीं सार्थक और आर्या अब रुद्र के कैबिन में आ चुके थे। कैबिन में आते ही सार्थक ने चिढ़ाने वाले अंदाज में कहा, क्या हुआ, हमें देखते ही डर गए क्या, जो पहले ही किसी को कॉल करने लगे? वैसे इस बार किसे अपनी मदद के लिए बुला रहे हो? कोई तुम्हारी मदद करने आ भी रहा है या तुम हमारे सामने दिखावा कर रहे हो? देखो, इस सब से काम नहीं चलेगा। तुम चुपचाप हमारे पैरों में गिरकर हमसे माफी मांग लो, हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे। आर्या ने भी कहा, अरे रहने दो यार, क्यों इस आदमी के साथ अपना समय बर्बाद कर रहे हो? इसके पास इतनी क्वालिफिकेशंस नहीं है कि ये हमारे साथ बैठ सके।
तुम बॉडीगार्ड्स को बुलाओ और उनसे कहो कि इसे बाहर फेंक दे, हमारे पास और भी काम है करने को। सार्थक ने आर्या की बात से सहमति जताई और तुरंत अपने विदेशी बॉडीगार्ड्स को कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए। प्रतीक ने आराम से चाय की सिप लेते हुए कहा, ऐसा करो, पहले तुम हैरी को यहाँ बुला कर लाओ, मुझे उससे थोड़ी बातचीत करनी है। एक बॉडीगार्ड ने बड़ी हैरानी से पूछा, हैरी, तुम हमारे बॉस को कैसे जानते हो? हैरी अलाक्रो की सिक्योरिटी कंपनी का हेड था। उस बॉडीगार्ड की बात सुन आर्या ने लापरवाही से कहा, क्या बॉस? तुम उसकी बातों पर क्यों ध्यान दे रहे हो? मैं मिस्टर सिंघानिया की पार्टनर हूँ, इसलिए तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। चलो जल्दी से मेरा ऑर्डर मानो और इस आदमी को यहाँ से बाहर फेंको। मगर उस बॉडीगार्ड ने आर्या की बात नहीं मानी और फोन घुमा दिया। थोड़ी देर रुक जाइए मैम, मुझे कुछ कंफर्म करना है। एक बार वो हो जाए फिर मैं वही करूंगा जो आप कहेंगी। वो बॉडीगार्ड अपने बॉस का गुस्सा नहीं झेलना चाहता था, इसलिए कोई गड़बड़ करने से पहले उसने हैरी को कॉल कर दिया। आर्या ने उसे घूर कर देखा और फिर प्रतीक पर नजर डाली, जो बड़ा बेफिक्र होकर चाय की चुस्कियां ले रहा था। वो आगे बढ़ी और बोली, अलायंस ग्रुप के सिक्योरिटी हेड का नाम लेकर तुम हमें डराने की कोशिश कर रहे हो? अरे बेवकूफ, हम तो खुद मिस्टर सिंघानिया के पार्टनर्स हैं, तो भला एक मामूली सा सिक्योरिटी हेड हमारा क्या बिगाड़ लेगा? सार्थक ने भी कहा, अरे ये बस हमें डराने की कोशिश कर रहा है, वरना हैरी कहाँ और ये कहाँ। खैर छोड़ो, आज हम भी तो देखे कि कितने लोग इसकी मदद करने आएंगे। ये कहकर सार्थक और आर्या हंस पड़े। वो तो यही सोच रहे थे कि अलायंस ग्रुप का मालिक अमर सिंघानिया उनका पार्टनर है, तो उन्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आर्या ने खिलखिलाते हुए कहा, तुम नहीं जानती कि मित्तल फैमिली और अलायंस ग्रुप की दोस्ती कितनी मजबूत है। अच्छा है तुम किसी को भी बुलाओ, पर आखिर में तुम्हें हमारे कदमों में ही पड़ना है। कुछ ही देर में हैरी दौड़ते हुए वहां आया। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे, मगर अंदर ही अंदर उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। हैरी ने प्रतीक से पूछा, आपने मुझे बुलाया सर? आर्या ने हंसते हुए कहा, सर? तुम इस फटीचर को सर कह रहे हो हैरी? लगता है तुम भी एक लूजर ही हो। सार्थक ने भी कहा, अरे भाई इसके कपड़े तो देखो, ये मिस्टर सिंघानिया का बॉडीगार्ड है, इन्हें लगता है कि हम इनसे डर जाएंगे। फनी इजंट इट? हैरी ने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने दूसरे बॉडीगार्ड्स को देखा जो उसे देखकर सिर झुकाए खड़े थे। ये उनका रिस्पेक्ट शो करने का तरीका था। उन्हें देखकर हैरी ने हाँ में सिर हिलाया और फिर आर्या और सार्थक पर नजर डाली। तभी हैरी ने कहा, तो वो तुम थे जो सर को यहाँ से बाहर फेंकने की बात कर रहे थे? हाउ डेयर यू? आर्या ने हैरी को घूरा और कहा, ये क्या तरीका है हमसे बात करने का? और पहले तो तुम इस फटीचर को सर कहना बंद करो, इट्स इरिटेटिंग। सार्थक ने आर्या से कहा, शायद इसने हमें पहचाना नहीं, हैरी को बताओ कि हम कौन हैं। सार्थक की बात मानकर आर्या ने अपने पॉकेट में हाथ डाला और एक कार्ड निकालकर उसके मुंह पर फेंक दिया और बड़े एटीट्यूड में कहा, इसे ध्यान से देखो, देखो मैं कौन हूँ, वाइस चेयरमैन ऑफ मित्तल ग्रुप। अलायंस ग्रुप के साथ हमारी कॉर्पोरेशन की इंचार्ज मैं भी हूँ। जाओ जाकर अपने बॉस से मेरे बारे में पूछो। यहाँ उतनी पहचान तुम्हारी नहीं होगी जितनी मेरी है, इसलिए थोड़ा तमीज से पेश आओ। हैरी ने चुपचाप वो कार्ड उठाया और उसे देख अचानक उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान तैर गई, जिसे आर्या और सार्थक नोटिस नहीं कर पाए क्योंकि वो अपने ही एटीट्यूड में थे। सार्थक ने प्रतीक से कहा, कितने अफसोस की बात है ना, तुमने अपनी मदद के लिए बुलाया भी किसे? इन बॉडीगार्ड्स के सरदार को? बस यही औकात है तुम्हारी? तुम ना कुएं के मेढक हो जिसे दुनियादारी की ज्यादा समझ नहीं है। तुम्हें लगता है कि यहाँ तुम ही सुपीरियर हो? प्रतीक ने आराम से कहा, लगता है कि तुम अपनी बात कर रहे हो, क्योंकि जब से मैं तुम दोनों से मिला हूँ तब से मैंने बस तुम्हें डींगे हाँकते हुए देखा है। ये सुनकर सार्थक और आर्या गुस्से में पागल हो गए। आर्या ने झल्लाते हुए कहा, हैरी अभी के अभी इसे कंपनी से बाहर फेंको और ऐसा सबक सिखाओ कि ये दोबारा सिर उठाने की कोशिश न करे। तुमने हमारी आइडेंटिटीज देख ली है, इसलिए अगर तुम नहीं चाहते कि हम नाराज हों और तुम्हारी जॉब खतरे में पड़े तो हम जैसा कह रहे हैं वैसा करो, समय पर बात मत करो वरना तुम्हें ही नुकसान होगा। हैरी ने गुस्से में मुट्ठियां भींच ली, जबकि प्रतीक अभी भी बड़े आराम से बैठा हुआ था। मीटिंग रूम में मौजूद लोग बड़े मजे से तमाशा देख रहे थे क्योंकि सब कुछ काफी इंटरेस्टिंग रहा था। जब हैरी अपनी जगह से नहीं हिला तो सार्थक ने चिल्लाकर कहा, तुम्हें कुछ सुनाई नहीं दिया क्या? लगता है तुम अपनी जिंदगी से तंग आ चुके हो और जीना नहीं चाहते, तभी हमारे खिलाफ जाने की हिम्मत कर रहे हो।
अब तुम देखो, तुम्हारा तो मैं वो हाल करूंगा कि तुम आज के दिन को याद करके बहुत पछताओगे। सार्थक ने अपनी बात पूरी की ही थी कि तभी उसे जोरदार थप्पड़ पड़ा जो कि हैरी ने मारा था। ये देखकर सब हैरान रह गए, क्योंकि सार्थक मित्तल बहुत बड़ा आदमी था। न सिर्फ वो पावरफुल मित्तल फैमिली से बिलोंग करता था, बल्कि वो अलायंस ग्रुप के बॉस से भी अच्छे रिश्ते रखता था। वहीं हैरी बस एक सिक्योरिटी हेड था। हैरी का ये मूव उसके लिए परेशानी खड़ी कर सकता था, पर शायद हैरी को इन चीजों की कोई परवाह नहीं थी। उसने सार्थक को एक और थप्पड़ मारा जिससे वो नीचे गिर गया। आर्या चिल्लाई, यू हाउ डेयर यू, समझते क्या हो तुम खुद को? तुमने मेरे भाई पर हाथ कैसे उठाया? हैरी ने बेफिक्री से कहा, चाहो तो मैं तुम पर भी ये डेमो दे सकता हूँ, मगर मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई जरूरत है, क्योंकि तुम्हारा भाई तो खुद को संभाल नहीं पा रहा, और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम दोनों को ही घर कौन लेकर जाएगा? ये सुन आर्या का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने आगे बढ़ाकर हैरी पर हाथ उठाना चाहा, मगर हैरी ने हवा में ही उसका हाथ रोक दिया और उसे पीछे की तरफ मोड़ दिया, जिससे हड्डी क्रैक होने की हल्की आवाज सुनाई दी। वो चिल्लाई, आह, लीव मी, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। आर्या दर्द से कराह रही थी। सार्थक जैसे तैसे अपनी जगह से उठा और किसी तरह हैरी को आर्या से दूर करते हुए बोला, बदतमीज, तूने मेरी बहन को छूने की हिम्मत की? अब तू देख, कल तक तुझे अपने सामने भीख मांगने को मजबूर नहीं किया ना, तो मेरा नाम भी सार्थक मित्तल नहीं। हैरी ने हंसते हुए जवाब दिया, रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। इतना सब हो गया फिर भी एटीट्यूड वही है। कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाई देता हूँ। ये कहकर हैरी ने सार्थक पर एक के बाद एक लात घूंसे बरसाने शुरू कर दिए। हैरी के सामने तो सार्थक कुछ भी नहीं था, इसलिए लड़ना तो दूर, वो बेचारा खुद को डिफेंड भी नहीं कर पा रहा था। आवाजें सुनकर आसपास मौजूद बाकी लोग भी मीटिंग रूम में आ गए और अपनी आंखों के सामने मौजूद नजारा देखकर तरह तरह की बातें बनाने लगे। ओ माय गॉड, क्या हो रहा है यहाँ? अरे ये हैरी इतने गुस्से में किसे पीट रहा है? वेट, वो जो लड़की कोने में खड़ी होकर रो रही है वो आर्या मित्तल है ना? हाँ भाई, वो आर्या है, और जो मार खा रहा है वो सार्थक मित्तल है। पक्का इन दोनों ने कोई कांड किया होगा, तभी तो ऐसे मार खा रहे हैं। हाँ, कुछ तो किया ही होगा। क्या ऐसा कभी हो सकता है कि ये दोनों किसी जगह साथ में जाएं और वहाँ कोई बखेड़ा ना हो? मैं तो कहती हूँ कि इनकी तो और अच्छे से धुलाई हो जाए, तब मजा आएगा। पर यार, कितने शर्म की बात है, जो लोग सबको अपने पैसे और पोजीशन की धौंस दिखाते हैं, आज वो एक मामूली से सिक्योरिटी हेड से मार खा रहे हैं। लोग तरह तरह की बातें बनाकर आर्या और सार्थक के सिचुएशन के मजे ले रहे थे। हैरी ने सख्त आवाज में कहा, गाइस प्लीज अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए, ये कंपनी है, इसका माहौल खराब मत कीजिए। जो लोग ऐसा कर रहे हैं उन्हें मैं यहाँ से बाहर फेंक दूंगा, जस्ट लाइक दिस। ये कहकर हैरी ने आर्या और सार्थक का हाथ पकड़ा और उन्हें घसीटते हुए बाहर ले गया। आर्या और सार्थक को बड़ी बेइज्जती महसूस हो रही थी। उनके चेहरे शर्म से लाल हो गए थे, मगर उन्हें अभी भी समझ नहीं आया कि कभी कभी मुंह बंद रखने में ही भलाई होती है। सार्थक ने गुस्से से कराहते हुए कहा, तुम्हें तो मैं देख लूंगा हैरी, तुमने गलत इंसान से दुश्मनी कर ली है। मित्तल परिवार के खिलाफ जाना कितना भारी पड़ सकता है, इसका एहसास तुम्हें अब होगा। अब तुम देखना कि मेरे दादाजी तुम्हारा क्या हाल करेंगे। आर्या ने भी सार्थक की बात से सहमति जताई और प्रतीक की ओर देखकर कहा, आज तुम अपनी जीत और आजादी का अच्छे से जश्न मना लो, क्योंकि तुम बहुत जल्द बुरी तरह रोने वाले हो। प्रतीक ने उन दोनों भाई बहन को पूरी तरह इग्नोर किया और हैरी को कुछ इशारा किया। तभी हैरी ने दांत पीसते हुए कहा, अब अगर तुम दोनों ने अपने मुंह बंद नहीं किए तो मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा, और उन्हें घसीटते हुए और आगे ले गया। जो भी लोग उन्हें देख रहे थे वो खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाए। कुछ लोग तो फोन में रिकॉर्डिंग भी करने लगे थे। हे, स्टॉप टेकिंग द पिक्चर्स, स्टॉप, वरना तुम्हारा वो हाल करूंगी कि दोबारा फोन छूने लायक नहीं रहोगे। आर्या दर्द में थी, उसे बेइज्जती भी महसूस हो रही थी, मगर उसने अपनी अकड़ नहीं छोड़ी। उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उसके इस हाल पर लोग हंस रहे थे और तस्वीरें ले रहे थे। उसने सबको धमकी देकर डराने की कोशिश की, मगर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। उल्टा लोग उन्हें कोसने लगे। एक औरत ने कहा, भाई जरा देखो तो महारानी को, इतनी बेइज्जती हुई है मगर फिर भी हमें धमका रही है। इसकी जगह अगर मैं होती तो शर्म से पानी पानी हो चुकी होती। दूसरी औरत ने उसकी बात से सहमति जताते हुए कहा, मिस आर्या मित्तल, आप हमें इस तरह धमकी नहीं दे सकती।
हम चाहें तो अभी आपके ऊपर केस फाइल कर सकते हैं। आपकी बेइज्जती तो अलायंस ग्रुप के एक एम्प्लॉय ने की है ना, तो फिर आप हमें किस बात की धौंस दिखा रही हैं? एक आदमी ने कहा। जी हाँ, हम यहाँ गेस्ट्स हैं, आपके नौकर नहीं। थोड़ा तमीज से पेश आइए। सार्थक और आर्या की आज बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई थी। इससे ज्यादा सार्थक नहीं झेल सकता था, इसलिए उसने दांत पीसते हुए कहा, लेट्स गो आर्या, इन्हें तो दादाजी देख लेंगे। पहले तो वो अमर सिंघानिया की क्लास लेंगे और फिर इस फटीचर को भी देख लेंगे। प्रतीक के लिए सार्थक और आर्या के दिल में कूट कूट कर नफरत भरी हुई थी और आज और ज्यादा बढ़ गई। वो दोनों खून का घूंट पीकर आगे बढ़ गए, जबकि हैरी वापस प्रतीक के पास आकर खड़ा हो गया। उसने पूछा, आपको कुछ चाहिए बॉस? प्रतीक ने बड़े आराम से कहा, बत्रा ग्रुप चलो। उसकी बात सुनकर हैरी चौंक उठा। वो करोड़ों के प्रोजेक्ट के सिलसिले में अलायंस ग्रुप आया था, मगर जब पार्थी ने बताया कि वो कोई प्रॉब्लम फेस कर रही थी तो प्रतीक ने इस बात की चिंता नहीं की। उसने हैरी को चलने का ऑर्डर दिया और हैरी भी बिना कोई सवाल किए प्रतीक के पीछे पीछे चला गया। दूसरी ओर एक बैंक्वेट हॉल में एक ओपनिंग सेरेमनी ऑर्गेनाइज की गई थी। पार्थी और मिस्टर बत्रा वीआईपी सीट्स में बैठे हुए थे, मगर उनके एक्सप्रेशंस बहुत ही बुरे थे। दरअसल जिस वक्त पार्थी ने प्रतीक से फोन पर बात की, उसी वक्त उसे इस पार्टी का पता चला। रंजीत और रमन ने पूरी बत्रा कंपनी को हथियाने का प्लान पहले से ही बनाया हुआ था। मीटिंग तो बस एक बहाना थी ताकि पार्थी को कुछ देर के लिए डिस्ट्रैक्ट किया जा सके। उसी दौरान रमन और रंजीत ने अपनी चाल चल दी। पार्थी ने फिर भी थोड़ा बहुत नेगोशिएट करने की कोशिश की। उसने सबको थोड़े बहुत पैसे और फ्यूचर बेनिफिट्स प्रॉमिस किए, मगर उसके दोनों अंकल्स ने उसका इंतजाम भी बहुत पहले से किया हुआ था। उन्होंने पहले ही सबको ज्यादा पैसे और फायदे देकर अपनी ओर कर लिया था। अब प्रतीक का इंतजार करने के अलावा पार्थी के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। पार्थी के बुरे एक्सप्रेशंस देखकर रंजीत ने कहा, ओह डियर पार्थी, मैंने और भैया ने कंपनी का लोगो बदल दिया है। डोंट वरी, हम कंपनी का अच्छे से ध्यान रखेंगे और घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारे लिए ज्वेलरी प्रोजेक्ट्स का इंतजाम हमने कर लिया है। पार्थी ने थोड़ा कंफ्यूज होते हुए पूछा, मतलब कहना क्या चाहते हैं आप? रमन ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे पार्थी, हम इतने भी बुरे नहीं हैं जितना तुम हमें समझती हो। तुमने भले ही मुश्किल समय में हमारा साथ छोड़ दिया था, मगर हम ऐसा नहीं करेंगे। अगर तुम्हें लगता है कि हम तुमसे तुम्हारा काम छीन लेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि हम तो तुम्हें और बेहतर प्रोजेक्ट्स दिलाने वाले हैं। रंजीत ने भी कहा, हाँ पार्थी, आज मैं तुम्हें किसी से इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ, चलो मेरे साथ। एक जगह बैठकर तमाशा देखने का भी कोई फायदा नहीं था, इसलिए पार्थी ने सोचा कि उसे रमन के आगे का प्लान जान लेना चाहिए। जितना वो अपने अंकल्स को जानती थी, उससे तो ये श्योर था कि वो उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, और वही हुआ। आओ पार्थी, इनसे मिलो। ये है मिस्टर समीर सिंघानिया, नमित के डैड। आई एम श्योर तुम इन्हें जानती होगी, आखिर ये हमारे रिश्तेदार हैं। रमन ने पार्थी को समीर से इंट्रोड्यूस करवाया, जो कि किसी राजा की तरह अपनी जगह पर बैठे थे। उन्होंने तो पार्थी को देखा तक नहीं, बस उसे बैठने का इशारा किया। इससे पार्थी ने थोड़ा बेइज्जत सा महसूस किया, मगर उसने अपना मुंह बंद ही रखा। उसने दूसरे शख्स की ओर देखा जो समीर के बगल में बैठे हुए थे। तभी रमन ने कहा, और ये है मिस्टर लुइस, वाइस चेयरमैन एंड इन चार्ज ऑफ ज्वेलरी ब्रांच इन अलायंस ग्रुप। उन्होंने धीरे से पार्थी के कान में कहा, इनसे अच्छे रिश्ते बनाओ, इस इंडस्ट्री में सरवाइव करने में ये तुम्हारी काफी मदद कर सकते हैं। पार्थी को रमन के बात करने का तरीका बड़ा डिस्गस्टिंग सा लगा, इसलिए उसने एक अनकंफर्टेबल सी स्माइल पास की और वहां से जाने लगी। उसे जाते देख रमन ने तुरंत कहा, अरे पार्थी बेटा, कहाँ जा रही हो? अभी तो मैंने तुम्हें मिस्टर सिंघानिया और मिस्टर लुइस से मिलवाया, थोड़ी बातें करो, ये काफी एक्सपीरियंस्ड लोग हैं। तुम्हें कुछ टिप्स भी दे सकते हैं जो तुम्हारे बहुत काम आएंगी। रंजीत ने जल्दी से 2 ग्लास में वाइन डाला और कहा, हाउ अबाउट द टोस्ट? एक मिस्टर सिंघानिया की तरफ से और एक मिस्टर लुइस की तरफ से। इतना तो तुम कर सकती हो ना पार्थी? पार्थी ने हैरानी से अपने दोनों अंकल्स को देखा। उसकी अल्कोहल टॉलरेंस कम थी, इसके बावजूद उसके अंकल्स उसे एक डिफिकल्ट सिचुएशन में पुश कर रहे थे। पार्थी श्योर नहीं थी कि उसे अभी कैसे रिएक्ट करना चाहिए। वो चाहती तो प्रतीक पर रिले कर सकती थी, मगर पिछले कुछ दिनों से उनके साथ जो कुछ हो रहा था, उसके बाद पार्थी कह सकती थी कि प्रतीक से ज्यादा पावरफुल लोग भी एग्जिस्ट करते हैं और शायद प्रतीक उनका मुकाबला न कर पाए, उसके लिए और प्रॉब्लम्स न क्रिएट हो। यही सोचकर पार्थी घबरा रही थी। उसने कहा, सॉरी अंकल, मैं ये वाइन नहीं पी सकती। रमन ने ओवर ड्रामेटिक टोन में कहा, व्हाट डू यू मीन कि तुम इसे पी नहीं सकती? क्या तुम खुद को मिस्टर सिंघानिया और मिस्टर लुइस से बड़ा समझती हो? क्या तुम उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हो? मिस्टर बत्रा ने तुरंत कहा, भैया
पार्थी शराब नहीं पी सकती, वो इसे अच्छे से हैंडल नहीं कर पाती है, प्लीज उसे फोर्स मत कीजिए। ये सुनकर मिस्टर लुइस और समीर ने पार्थी को देखा। वो दोनों ही उसे ऐसे देख रहे थे जैसे पार्थी उनके सामने कुछ हो ही ना। शायद उन्हें लग रहा था कि स्टेटस के मामले में पार्थी उनसे बहुत नीचे थी। तभी रमन ने मुंह बनाते हुए कहा, भाई ये क्या बात हुई? मैं पार्थी के लिए इतना सब कर सकता हूँ तो क्या वो थोड़ी सी वाइन नहीं पी सकती? इतना तो चलता है ना। अगर पार्थी को एक अच्छा फ्यूचर चाहिए तो उसे ऐसी चीजों की आदत डालनी होगी। पार्थी ने अपनी आंखें घुमाई। रमन मदद के नाम पर उसकी मुश्किलें बढ़ा रहा था। पार्टी में लुइस और समीर को बुलवाकर वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि वो बहुत पावरफुल है और बड़े लोगों से जान पहचान रखता है। मदद तो एक बस बहाना था। असल में दोनों बत्रा ब्रदर्स पार्थी और मिस्टर बत्रा को नीचा दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। मिस्टर बत्रा नहीं चाहते थे कि कोई दिक्कत हो, इसलिए उन्होंने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला, पर तभी लुइस ने कहा, लगता है मिस पार्थी हमें अपने सामने कुछ नहीं समझती, तभी ऐसे बिहेव कर रही हैं। कोई बात नहीं, हमें भी अपनी स्टेटस के लोगों से बात करना पसंद है। चलिए मिस्टर सिंघानिया, हम दूसरी टेबल पर चलते हैं। मैं मेक श्योर करूंगा कि पूरे शहर में मिस पार्थी को कोई ज्वेलरी प्रोजेक्ट न मिले। ये सुनकर मिस्टर बत्रा का डर के मारे बुरा हाल हो गया। वो घबरा गए कि कहीं पार्थी सचमुच किसी दिक्कत में न पड़ जाए, इसलिए उन्होंने तुरंत कहा, ऐसा मत कीजिए, पार्थी की जगह मैं ड्रिंक करूंगा। ये कहकर उन्होंने जल्दी से एक ग्लास उठाया और एक ही सांस में पूरी वाइन पी गए। इसमें मिस्टर बत्रा को बहुत मुश्किल हुई क्योंकि रमन ने जानबूझकर कॉन्सेंट्रेटेड व्हाइट वाइन अरेंज करवाई थी। एक ग्लास पीते ही मिस्टर बत्रा के गले में जलन होने लगी और वो बुरी तरह खांसने लगे। मिस्टर बत्रा चक्कर खाकर गिर पड़ते, मगर पार्थी ने उन्हें संभाल लिया। उसने नाराजगी से रमन और रंजीत को देखा और कहा, दिस इज टू मच अंकल, आप पापा को ऐसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं? पापा की पहले से ही तबीयत खराब है और आपको कोई परवाह ही नहीं है। रमन ने बेफिक्री से कहा, इसका दोष तुम खुद को दो, हमें नहीं। वाइन तुम्हारे लिए थी, रणधीर के लिए नहीं। अगर तुम्हें अपने पापा की इतनी फिक्र है तो खुद ड्रिंक करो। पार्थी को इस बात पर बहुत गुस्सा आया। उसने लुइस और समीर पर नजर डाली जो आराम आराम से वाइन सिप कर रहे थे। वो ऐसे प्रिटेंड कर रहे थे जैसे उन्हें इस ड्रामा में कोई इंटरेस्ट ना हो। ये देख पार्थी ने एक गहरी सांस ली और कहा, डैड, अब हम यहाँ एक भी पल नहीं रुकेंगे, चलिए यहाँ से। इस बार समीर ने उन दोनों की ओर देखा और कहा, मुझे तो समझ नहीं आता कि ऐसे दो कौड़ी के लोगों को पार्टीज में कौन आने देता है। जब औकात ना हो तो चुपचाप अपने घर के अंदर बैठे रहो। बाहर निकलकर दूसरों का वक्त बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे लोग तो मेरे मुंह लगने के भी लायक नहीं है, फिर भी पता नहीं कहां कहां से मुंह उठाए चले आते हैं। मिस्टर बत्रा को अब कुछ ज्यादा समझ नहीं आ रहा था। उन्हें लग रहा था कि इस तरह से पब्लिकली उन्हें नहीं जाना चाहिए। अगर वो जाएंगे तो शायद इसका उनके बिजनेस पर असर पड़ेगा। वो पार्थी से अपना हाथ छुड़ाकर बोले, पार्थी, लेकिन अगर मैं। मिस्टर बत्रा इतना कहकर चुप हो गए। इस मौके का फायदा उठाकर रंजीत मिस्टर बत्रा के पास आया और स्माइल करते हुए बोला, भाई देखो, मिस्टर सिंघानिया और लुइस ने आपको पूरा चांस दिया, लेकिन आप उसका फायदा उठा ही नहीं पाए। अब इससे ज्यादा कोई किसी की हेल्प नहीं कर सकता है। इतने बड़े मौके को भी आपने गवा दिया। सैड। अब मुझे ऐसा लगता है कि आगे चलकर तुम्हें या तुम्हारी बेटी को बत्रा ग्रुप का नाम यूज नहीं करना चाहिए। यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। पर ये मत कहना कि हमारे बॉस ने तुम्हें चांस नहीं दिया। तुम्हें चांस मिला लेकिन तुम उसका यूज नहीं कर पाए, इसलिए अब कभी भी इस बिजनेस में आने की कोशिश मत करना। रंजीत बत्रा सिर्फ मिस्टर बत्रा की इंसल्ट नहीं कर रहा था, मौका मिलते ही उसने पार्थी को भी नहीं छोड़ा और उसके पास जाकर बोला, पार्थी, तुम्हें लग रहा था कि तुमने कुछ अवार्ड जीत लिए हैं और 4 लोगों के बीच में तुम्हारा नाम हो गया है तो तुम आसानी से बत्रा ग्रुप को हैंडल कर लोगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तुम्हें लगा कि तुम ही दुनिया की सबसे बड़ी डिजाइनर हो। ये जानते हुए कि सिंघानिया जी और लुइस जी कितने बड़े लोग हैं, तुमने उनकी इंसल्ट की। ये बर्दाश्त के बाहर है, इसलिए तुम्हें भी इस कंपनी में रहने का हक नहीं है। पार्थी उन लोगों की बातें ऐसे सुन रही थी जैसे उसे फर्क ही ना पड़ रहा हो। वो तो पहले ही मिस्टर बत्रा को चलने को कह रही थी, लेकिन मिस्टर बत्रा मान ही नहीं रहे थे। सिंघानिया और लुइस पार्थी और बत्रा फैमिली की इसलिए हेल्प कर रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इनकी कंपनी को कोई पूछ नहीं रहा है। अंदर की हकीकत उन्हें नहीं पता थी कि प्रतीक कंपनी को पार्थी के जरिए सपोर्ट कर रहा था। इस सपोर्ट के जरिए सिंघानिया और लुइस पूरी कंपनी हथियाने के चक्कर में भी थे और पार्थी को लेकर भी उनके इरादे कुछ ठीक नहीं थे। पार्थी मिस्टर बत्रा का हाथ पकड़कर खड़ी थी। उसे ऐसे देखकर सुषमा ने हंसते हुए कहा, अरे पार्थी, तुम्हें तमीज नहीं है क्या?
सब लोग बातें कर रहे हैं और तुम इस तरह से जाने की बात कर रही हो। कुछ तो सीख लो। इतना कहकर सुषमा और बाकी लोग जोर से हंसे। पार्थी के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उसे सुषमा की बातों से अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो जानती थी कि अगर प्रतीक को इस बारे में पता चल गया तो प्रतीक किसी को नहीं छोड़ेगा। इसलिए पार्थी चुपचाप उन लोगों की बातें सुन रही थी और मिस्टर बत्रा के नॉर्मल होने का वेट कर रही थी। मिस्टर बत्रा नशे की हालत में इधर उधर देख रहे थे। तभी रंजीत बत्रा फिर पार्थी से बोला, पार्थी, मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर बिजनेस की बात करनी चाहिए। अगर तुम थोड़ी देर बैठकर बात कर लेती तो अच्छा रहता, लेकिन बात करने से पहले तुम्हें भी वाइन के कुछ घूंट तो पीने ही होंगे। वाइन पिलाकर बत्रा फैमिली, सिंघानिया और लुइस पार्थी और मिस्टर बत्रा का मजाक बनाना चाहते थे, लेकिन पार्थी ऐसा नहीं होने दे सकती। पार्थी रंजीत बत्रा की बात सुनकर उनकी तरफ हैरानी से देख रही थी। वो आगे कोई जवाब देती उसके पहले ही एक आवाज ने सबका ध्यान खींच लिया। पार्थी नहीं, अब आप लोग वो करेंगे जो मैं कहूँगा। सब लोगों ने तुरंत उस आवाज की तरफ मुड़कर देखा। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि प्रतीक की थी। प्रतीक को देखते ही लोगों के एक पल को होश ही उड़ गए। जो लोग अभी तक पार्थी का मजाक उड़ा रहे थे वो प्रतीक को देखते ही बोले, अरे मिस्टर ओबरॉय, आप यहाँ पर? सबसे ज्यादा सुकून किसी को आया था तो वो पार्थी थी। प्रतीक को देखते ही वो उसके पास गई और गले लगकर बोली, थैंक गॉड प्रतीक कि तुम सही टाइम पर आ गए। प्रतीक ने पार्थी का हाथ बहुत प्यार से पकड़ा और बाकी लोगों को बहुत गुस्से से देखा। रंजीत बत्रा प्रतीक को देखकर सबसे ज्यादा हैरान और गुस्से में थे। प्रतीक को देखकर वो बोला, मिस्टर ओबरॉय, मुझे नहीं लगता कि बत्रा फैमिली या उसके बिजनेस में आपको कुछ भी बोलने की जरूरत है। आपको ये तो नहीं लग रहा कि रायचंद आपसे डर गए हैं, तो बाकी लोग भी आपसे डर कर रहेंगे। इस तरह की गलत फहमी में आप ना ही रहें तो बेहतर है। हम लोग इस मामले को सुलझा लेंगे, ये हमारा पर्सनल मैटर है। रंजीत और बाकी लोगों के लिए प्रतीक अब एक ऐसा इंसान हो चुका था जो सब कुछ होने के बाद भी उन्हें अपने बिजनेस में घुसने नहीं दे रहा था। इसलिए वो लोग मन ही मन प्रतीक से नफरत करने लगे थे। कई बार उन्होंने प्रतीक को बत्रा ग्रुप को बड़ा करने के लिए कहा, लेकिन प्रतीक ने उनकी एक न मानी। प्रतीक कुछ देर तक तो सब लोगों की बकवास सुनता रहा और फिर रंजीत के पास जाकर बोला, अंकल, वो तो पार्थी की वजह से मैं आपसे कुछ कहता नहीं तो इस वक्त आप मेरे सामने खड़े रहकर इस तरह से बात नहीं कर पाते। खैर, आपसे बात करके मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। आपको बत्रा ज्वेलरी ग्रुप चाहिए ना, ले लो उसे फिर। पार्थी ने बत्रा ज्वेलरी ग्रुप को अपनी मेहनत और काम से इतना अच्छा बना दिया था कि अगर वो ज्वेलरी ग्रुप बत्रा कंपनी से अलग हो जाता तो बत्रा ग्रुप में कुछ खास नहीं बचता। इसलिए रंजीत और सुषमा ज्वेलरी डिपार्टमेंट अपने पास रखना चाहते थे, लेकिन प्रतीक के जवाब ने उसे हैरान परेशान कर दिया था। अगर बिना झगड़े के कोई प्रॉब्लम सॉल्व होती थी तो सुषमा और रंजीत दोनों को ही सुकून नहीं मिलता था। रंजीत बत्रा प्रतीक के सामने गया और रौब दिखाते हुए बोला, हमें जो लेना होगा वो हम ले लेंगे। ना तो ये कंपनी आपकी है मिस्टर ओबरॉय, और ना ही आप इसके मालिक हैं, इसलिए आपको इस मामले में बोलने का कोई हक नहीं है। आप क्यों बीच में पड़ रहे हैं? सुषमा भी अपने भाई का साथ देने से चूकी नहीं और बोली, हाँ मिस्टर ओबरॉय, जब आपको हमने हमारी कंपनी के साथ जुड़ने को कहा था तब तो आपने कुछ कहा नहीं, और अब बीच में क्यों आ रहे हैं? हमें हमारी कंपनी का काम खुद करने दीजिए। सुषमा के पास अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं बची थी। उसके ससुराल के लोगों ने उसे धक्के देकर बाहर निकाल ही दिया था, इसलिए अब उसके पास बस बत्रा ग्रुप का ही एक सहारा बचा हुआ था। रंजीत का साथ अगर वो नहीं देगी तो उसके पास कुछ नहीं होगा। सुषमा और रंजीत की इतनी अजीब बातें सुनकर प्रतीक को लगा कि इनके मुंह लगना सही नहीं है, इसलिए उसने पार्थी का हाथ पकड़ा और बोला, चलो पार्थी, ऐसे घटिया लोगों से बात करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है प्रतीक। पार्थी ने अपने डैड का हाथ पकड़ा और प्रतीक के साथ निकलने ही वाली थी कि तभी पीछे से समीर सिंघानिया की भारी आवाज ने उन्हें रोक लिया। समीर सिंघानिया पीछे से बोला, अरे मिस्टर एंड मिसेज ओबरॉय, ऐसे कैसे बिना मुझसे बात किए आप लोग जा रहे हैं? तमीज नहीं है क्या? प्रतीक ने एक गहरी सांस ली और पीछे मुड़कर देखा। एक बार प्रतीक ने समीर की बहुत इंसल्ट की थी और ये बात तब हुई थी जब एक ऑक्शन में समीर अपनी वाइफ का डिजाइन चाहकर भी हिट नहीं करा पाया था, और वहाँ पर प्रतीक ने पार्थी के डिजाइन को काफी अच्छी कीमत में खरीद लिया था। वो उस दिन का गुस्सा आज तक समीर के दिमाग में घूम रहा था। वो सामने नहीं कहता था, लेकिन मन ही मन वो रोज प्रतीक से बदला लेने का सोचता था। समीर सिंघानिया भले ही ओबरॉय जितना बड़ा कंपनी ओनर ना हो, लेकिन अगर वो किसी से बदला लेने का सोच लेता था तो पीछे नहीं हटता था। उसे बस ये नहीं पता था कि प्रतीक की पावर कितनी ज्यादा थी। समीर ये जानता था कि ओबरॉय ग्रुप का प्रतीक ओनर है,
लेकिन वो ये नहीं जानता था कि थंडरस्टॉर्म गैंग और बड़े बड़े गैंगस्टर प्रतीक के नाम से कांपते थे। प्रतीक समीर की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी कह नहीं रहा था। समीर ने उसकी चुप्पी को अपनी ताकत समझ लिया और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, मिस्टर ओबरॉय, आपको क्या लग रहा है कि आप यहाँ पर आएंगे और 2-4 बड़ी बड़ी बातें करेंगे तो हम लोग डर जाएंगे? अगर आप और आपकी मिसेस ओबरॉय यहाँ से जाना चाहती है तो आपको एक काम करना होगा। एक पूरी वाइन की बोतल पीनी होगी और उसके बाद झुककर अपनी पिछली गलती के लिए मुझसे सॉरी बोलना पड़ेगा। अगर ये आपने कर दिया तो आप आराम से यहाँ से जा सकते हैं। समीर की ये बात सुनकर पार्थी हैरान थी, क्योंकि समीर प्रतीक के गुस्से को नहीं जानता था। प्रतीक को अभी तक ये वाइन वाला मामला समझ नहीं आया था। वाइन की बात सुनकर उसने वाइन की तरफ ध्यान दिया और उसके बाद मिस्टर बत्रा की हालत पर उसकी नजर गई। वो बेहोश से दिख रहे थे। तभी पार्थी प्रतीक से बोली, प्रतीक, असल में ये लोग। प्रतीक ने पार्थी को देखा और पार्थी ने बहुत इमोशनल होकर पूरा किस्सा बता डाला। पार्थी की बात सुनकर प्रतीक की आंखें गुस्से से लाल हो गई और वो समीर और रंजीत बत्रा को देखकर बोला, पार्थी, डोंट वरी, अब मैं आ गया हूँ ना, देखता हूँ ये लोग अब क्या कर लेंगे। रंजीत बत्रा प्रतीक की आंखों में ऐसे देख रहा था जैसे उसे प्रतीक से कोई डर ही न लग रहा हो। प्रतीक समझ गया था कि रंजीत बत्रा में ये कॉन्फिडेंस किसकी वजह से आ रहा था। प्रतीक पार्थी को लेकर वहां से जा रहा था, लेकिन उसके पापा के साथ जो हुआ था उसके बाद पार्थी सुकून से उस जगह से कैसे जा सकती थी। प्रतीक रंजीत बत्रा को देखकर बोला, आप लोगों को ये शराब पीना और पिलाना बहुत अच्छा लगता है ना? आज मैं तुम लोगों को जी भरकर शराब पीने का चांस दूंगा। प्रतीक की आवाज में धमकी साफ समझ आ रही थी। वो पार्थी और मिस्टर बत्रा के साथ बदतमीजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता था। प्रतीक की ऐसी बात सुनकर समीर उसके सामने आ गया और रौब दिखाते हुए बोला, ये अपना पैसा दिखाने की कोशिश कर रहा है क्या तू? होगा तू बहुत पैसे वाला, लेकिन मेरे सामने इस तरह का एटीट्यूड दिखाने की जरूरत नहीं है। लुइस, जो इतनी देर से सबका तमाशा देख रहा था और कुछ कह नहीं रहा था, ये सब देखकर काफी गुस्से में आ गया। वो प्रतीक की सच्चाई के बारे में नहीं जानता था। उसे लग रहा था कि प्रतीक कोई नॉर्मल लड़का था, इसलिए उसने सब लोगों की तरफ देखकर कहा, ये आप लोगों ने क्या तमाशा लगा रखा है? यहाँ पर मैंने वाइन टेस्टिंग रखी हुई है। आप लोगों के लड़ाई झगड़ा करने के लिए पार्टी नहीं हुई थी। स्टॉप दिस। और तुम जो भी हो, मिस्टर ओबरॉय या रुद्र, मेरी पार्टी में आकर इस तरह का तमाशा नहीं कर सकते। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसे अंदर घुस आने की और फिर मेरे दोस्तों से इस तरह बदतमीजी करने की? लुइस और समीर दोनों ही प्रतीक को काफी गुस्से से देख रहे थे। प्रतीक इस वक्त किसी से बहस नहीं करना चाहता था और वो ये भी जानता था कि लुइस और समीर दोनों ही अमर सिंघानिया के हाथों की कठपुतली थे। इसलिए उसने तुरंत अमर सिंघानिया को कॉल लगा दिया। उन दोनों के बीच क्या बात हुई ये किसी को पता नहीं चल पाया, लेकिन प्रतीक ने जल्दी ही कॉल कट कर दिया। समीर और लुइस हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर प्रतीक कर क्या रहा था। कॉल रखने के बाद प्रतीक रंजीत बत्रा से बोला, अंकल, मुझे जो भी कहना था मैं कह चुका हूँ। अगर आपको डिजाइन डिपार्टमेंट चाहिए तो आप आराम से ले सकते हैं, लेकिन इस तरह का ड्रामा पूरी दुनिया के सामने करना सही नहीं है। प्रतीक जानता था कि बत्रा ग्रुप का डिजाइन डिपार्टमेंट पूरी तरह से पार्थी का बनाया हुआ था, लेकिन फिर भी रंजीत की नजर उसी पर थी, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉफिट उसी डिपार्टमेंट में हो रहा था। लेकिन पार्थी के जाने के बाद वैसा प्रॉफिट नहीं होगा जैसा अभी हो रहा था। इस बारे में कोई नहीं सोच रहा था। प्रतीक बत्रा फैमिली से बात करते हुए समीर और लुइस को भूल गया था। समीर को ये बर्ताव अच्छी नहीं लगी और वो प्रतीक के पास जाकर बोला, तुम अपने आप को समझते क्या हो? जब जो मन होगा तुम वो कर लोगे और मेरी बातों को इग्नोर करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? रंजीत बत्रा को समीर और लुइस के रिएक्शन देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग अब बत्रा ग्रुप की हेल्प नहीं करेंगे। जब जब रंजीत और सुषमा किसी को भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए लाते थे, पार्थी और मिस्टर बत्रा कुछ न कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर देते थे और ये बात अब रंजीत को काफी गुस्सा दिला रही थी। उसने मिस्टर बत्रा को देखा और बोला, रणधीर, तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारे लिए तुम्हारी फैमिली सबसे इम्पोर्टेंट है, लेकिन तुम्हारे दामाद को देखकर तो ऐसा लग नहीं रहा है। वो सबके सामने हम लोगों की इंसल्ट कर रहा है, लेकिन तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर ऐसे ही रहा तो मैं आगे चलकर कभी भी तुम्हारे या पार्टी के काम नहीं आऊंगा और कंपनी में तुम दोनों को सपोर्ट करने से पहले सोचूंगा। मिस्टर बत्रा अभी भी नशे में बेहोश ही पड़े थे। उन्हें इस लड़ाई झगड़े की कोई खबर नहीं थी। सुषमा भी रंजीत की बात से थोड़ा गुस्से में आ गई थी। उसके पास कुछ भी नहीं बचा था और अगर यहाँ भी प्रतीक अपनी टांग अड़ाता तो उसके हाथ कुछ नहीं आता। वो डायरेक्टली प्रतीक को तो कुछ नहीं कह सकती थी, लेकिन उसने प्रतीक की जगह पार्थी को सुनाते हुए कहा, पार्थी,
क्या तुम्हारा ये प्रतीक यहाँ पर झगड़ा कराने आया है और वो हमारी कंपनी के मामले में बोल क्यों रहा है? वो बत्रा का इंचार्ज नहीं है तो उसको बोलो कि वो चुप रहे। रंजीत भाई और समीर, आप लोग रुद्र ओबरॉय की बातों को सीरियस ना लें और बिजनेस की बातों को आगे बढ़ाएं। ये सब तो चलता ही रहता है। सुषमा को लग रहा था कि रंजीत से इस तरह की बात करके सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने न सिर्फ रंजीत को मक्खन लगाने की कोशिश की बल्कि समीर को भी एक तरह से अपनी तरफ करने की कोशिश कर ली थी। समीर सुषमा की बात सुनकर हंसते हुए बोला, सुषमा आंटी, मैं आपकी बात मानने को रेडी हो सकता हूँ और बत्रा ग्रुप में इन्वेस्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन उसके बदले में मुझे बस एक ही चीज चाहिए और वो है रुद्र ओबरॉय की माफी। अगर ये घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांगे तो मैं आगे का कुछ सोच सकता हूँ। समीर की ये बात सुनकर रंजीत और सुषमा ही कुछ देर के लिए शॉक्ड हो गए। वो जानते थे कि प्रतीक कितना बड़ा आदमी है। वो भले ही कभी कभी प्रतीक को कुछ कह देते थे, लेकिन इस तरह की बात उन्होंने कभी नहीं की थी। समीर की बातें सुनकर प्रतीक ने भी हंसते हुए कहा, वेरी फनी समीर सिंघानिया। पार्थी चलो यहाँ से, यहाँ पर कुछ भी बात करने लायक बचा ही नहीं है। पार्थी प्रतीक का हाथ पकड़कर बाहर निकल गई, लेकिन तब तक मिस्टर बत्रा को होश आ चुका था और पिछली बातें वो सुन चुके थे। उन बातों को समझते समझते पार्थी और प्रतीक वहाँ से जा चुके थे। पार्थी उन्हें साथ लेकर जाना चाह रही थी, लेकिन मिस्टर बत्रा जा ही नहीं पाए। रंजीत और समीर की बातें सुनकर वो धीरे से बोले, मिस्टर सिंघानिया, आप लोग प्लीज ऐसे मत कहिए। अगर आप लोग हमारे ग्रुप में हेल्प नहीं करेंगे तो कैसे काम होगा? मैं पार्थी को समझाऊंगा और प्रतीक को भी। आप लोग तो जानते हैं कि प्रतीक थोड़ा गुस्सैल है। मैं उनसे बात करके सब ठीक करता हूँ, डोंट वरी। मिस्टर बत्रा की बात पर सबसे ज्यादा गुस्सा सुषमा को आया था, क्योंकि जब मिस्टर बत्रा के बोलने की जरूरत थी तब तो वो बेहोश पड़े थे और जब प्रतीक जा चुका है तब जाकर वो कुछ कह रहे थे। सुषमा ने नाराजगी के साथ कहा, रणधीर, तुम तो रहने ही दो। तुमसे ना तो अपनी बेटी संभली और ना ही दामाद संभल रहा है। रुद्र ओबरॉय को तुमने कितनी बार बत्रा ग्रुप में इन्वेस्ट करने को बोला, लेकिन एक परिवार होने के बाद भी उसने कोई हेल्प नहीं की हमारी। ऐसे में हम क्या करें? और चाहे वो पार्थी का पति हो या इस घर का दामाद, लेकिन इस तरह से लोगों के सामने उसे किसी की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। पता नहीं पार्थी पर उसने क्या जादू किया है कि पार्थी को उसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। सुषमा को फिर से पार्थी और प्रतीक साथ में अच्छे लगना बंद हो गए थे। सुषमा को तभी तक लोग अच्छे लगते थे जब तक वो सुषमा की हेल्प करते थे, और अगर वो सुषमा के साथ नहीं है तो सुषमा किसी भी तरह से उन्हें बदनाम करने में लग जाती थी। लेकिन मिस्टर बत्रा नहीं चाहते थे कि इस तरह से फैमिली टूट जाए। बड़ी मुश्किल से सब कुछ ठीक हुआ था, लेकिन इस वाइन टेस्टिंग की वजह से सब बिगड़ता जा रहा था। वो रंजीत बत्रा के पास गए और समझाते हुए बोले, भैया, फैमिली में तो ये सब होता रहता है। मैं उन दोनों से बात करके सब ठीक करने की कोशिश करूंगा। आप प्लीज फैमिली और फैमिली बिजनेस को तोड़ने की बात मत कीजिए। नहीं रणधीर, मैंने जो सोच लिया है अब वही होगा।